नमस्कार दोस्तों, एडिटोरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। खाकी सीरीज 3.0 बिहार दरोगा के लिए लाया गया है और यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में इसको संचालित किया जा रहा है। टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। यदि आपने इसको नहीं ज्वाइन किया है तो इसमें जुड़ सकते हैं और इसका डिस्कशन हम लोग यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हैं और यह एडिटोरिया क्लासेस इसी चैनल पर मौजूद है, जिसका प्लेलिस्ट भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से पिछले वाले जो 1 से लेकर 4 तक डिस्कशन किया गया है टेस्ट का, उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज टेस्ट नंबर 5 का डिस्कशन इस वीडियो में करते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन इसमें सही है, दिए गए सही है। तो इसमें देख सकते हैं कि विजिंजम अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह के संबंध में पूछा है, कौन सा इसमें कथन दिए गए सही है। तो यह भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। तो इट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। इधर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, तो जो भी स्टूडेंट्स जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहेंगे तो उनको देखते हुए चलेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द विजिंजम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पस पोर्ट। तो यहाँ इस तरह से देख सकते हैं कि ये दिखाया गया है और ये कंटेनर पोर्ट है जो कई साल लंबे साल से ये पेंडिंग चला आ रहा था, लेकिन इसके बाद लास्ट में अडानी के द्वारा इसको जो कंप्लीट रूप से वहां पे गवर्नमेंट सपोर्टेड ये किया गया है और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे इसको बनाया गया है। तो यह भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। इसका प्राकृतिक डीप ड्राफ्ट लगभग कितना है तो 20 मीटर है, जो इसे बड़े जहाजों के लिए भी उपयुक्त बनाता है। और विजिंजम बहुउद्देशीय बंदरगाह कहां पे स्थित है, तो इसका लोकेशन है जो केरल में अरब सागर तट के पास है। और इस तरह से ये काफी भारत के लिए है जो एक फायदेमंद साबित होने जा रहा है, क्योंकि एक ऐसे लोकेशन पे स्थित है, ऐसे ट्रेड लोकेशन पे स्थित है जो भारत का है जो मुख्य रूप से एक व्यापारीय मार्ग पे स्थित है। और इस तरह से इसके पहले क्या था, तो भारत जो सिंगापुर या सऊदी अरब या फिर कह सकते हैं दुबई ऐसे क्षेत्र में क्या करता था, या फिर श्रीलंका कैसे पोर्ट का इस्तेमाल करता था कंटेनर का है जो आवागमन लाने या ले जाने के लिए दूसरे देश से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इसका इस्तेमाल करता था। लेकिन अब भारत के पास है जो एक लंबे समय से जो पेंडिंग चला आ रहा था, उसको प्रोजेक्ट को फाइनल रूप से इसको बना दिया गया है और इस तरह से भारत के पास भी अपना एक क्या हो गया है, तो इस तरह से एक डेडिकेटेड कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हो चुका है। तो इसमें तीन दिए गए ऑप्शन सारे सही है। आपको बता दें कि सागरमाला योजना की बात कर लें। सागरमाला योजना का नाम आपने सुना होगा। सागरमाला योजना क्या है, तो इसको 2014-15 में इसको लाया गया था और प्रधानमंत्री मोदी का जो विचार था कि इसमें क्या किया जाए, तो इसमें जो समुद्री क्षेत्र है उसमें जो पोर्ट एक्टिविटी है यानी कि जो बंदरगाह है उसको क्या किया जाए, तो उसमें और भी उसमें लॉजिस्टिक यानी कह सकते हैं उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसको और भी इतना स्ट्रॉन्ग किया जा सके ताकि वहां से ट्रेड को और भी अच्छा से दूसरे कंट्री के साथ किया जा सके। इसके लिए सागरमाला योजना जो पोर्ट को ज्यादा से ज्यादा मरम्मत कर सके, उसको मॉडर्नाइज किया जा सके, इसके लिए सागरमाला योजना भी लाया गया है। और आपको पता है कि भारत में टोटल 13 बड़े बड़े बंदरगाह है, यानी कि 13 क्या है तो मेजर पोर्ट्स है। और अभी हाल ही में जो बाधावना जो पोर्ट बना है, मेजर पोर्ट्स कितने हैं तो 13 है और इसमें 200 प्लस इसमें क्या है तो माइनर पोर्ट्स है, यानी कि छोटे छोटे जो पोर्ट्स होते हैं स्टेट में लोकेटेड, तो एक कितने तो 200 प्लस है। इसमें जो मेजर पोर्ट्स का जो कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग इंडस्ट्री के पास रहता है और इस तरह से देख सकते हैं कि इसमें टोटल कितना है 13 है और इसमें 13वां कौन है तो बाधावना महाराष्ट्र में है। बाधावना पोर्ट कौन सा है, ये बाधावन कहां पे, ये महाराष्ट्र में, ठीक है। और इस तरह से दिए गए ऑप्शन तीनों सही हो जाएगा। अगला है कि प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करे, यह राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन अभियान को किसने लॉन्च किया, किसके द्वारा यह लॉन्च किया गया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो इसके मंत्री है कौन है, भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें मुख्य रूप से इस पे यह फोकस किया किस तरह से हम प्लास्टिक को क्या कर सकते हैं तो इसमें हटा सकते हैं, यानी किस तरह से देख सकते हैं कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को हटा सकते हैं। अभी आपने देखा कि 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी मनाया गया, विश्व पर्यावरण दिवस है जो 5 जून को मनाया गया। और इस बार इसका थीम क्या रहा, तो इसका थीम रहा हच बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, हच बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और इसमें जो सिंगल यूज प्लास्टिक है जो काफी खतरनाक होता है और ये बायोडिग्रेडेबल ना होकर के नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि इसका है जो एक लंबे समय तक है जो ये नाश नहीं होता, विनाश नहीं होता है और कोई भी डिकम्पोजर की सहायता से इसको है जो क्या तोड़ा नहीं जा सकता है। और ये लंबे समय तक क्या, जैसे समुद्र के क्षेत्र में प्लास्टिक बोतल्स हो गया या प्लास्टिक की थैली हो गया, तो ये लंबे समय तक उसमें विचरण करते रहता है और आसपास के वहाँ के जो मैरिन स्पेसीज है उसको भी ये नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरह से वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे में हच बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इसका थीम रखा गया। और इसके पहले आपने देखा होगा कि लाइफ मिशन लाइफ की शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, जब ये COP26 में भाग लेने जाते हैं, कहां पे तो ग्लासगो में भाग लेने जाते हैं COP26 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में
नरेंद्र मोदी ने क्या दिया, तो मिशन जो ग्लासगो में हुआ था, ग्लासगो, और ये इसमें उन्होंने किया था मिशन लाइफ का काम किया, मिशन लाइफ का के बारे में बात किया था। मिशन लाइफ यानी कि वो ऐसा लाइफ स्टाइल जीना है जो इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल रूप से आगे बढ़ा सके। इन्वायरमेंट को क्या, तो इसमें सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इस तरह से मिशन लाइफ यानी कि आपका जो जीवन यापन है उसको भी इन्वायरमेंट से जोड़कर ही देखा जाए, इसके लिए मिशन लाइफ है जो इसका शुरुआत किया गया था और COP26 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसको लाया गया था। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं। तो ये भूपेंद्र यादव हैं जो मुख्यमंत्री, ये क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के मंत्री हैं और ये इस तरह से वन नेशन वन मिशन इंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये है जो इस तरह से इस पे विचार करने के लिए किया गया और इसमें इंडियाज नेशन वाइड कैंपेन किया गया फॉर ए ग्रीनर टुमारो, यानी कि आने वाले समय में किस तरह से हम हरित इन्वायरमेंट, हरित पर्यावरण ला सकते हैं। ये किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा लाया गया, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के पहले लाया गया था। और अलाइंड विथ मिशन लाइफ यानी कि मिशन लाइफ जिसका मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, फोकस इसका रहा कलेक्टिव एक्शन टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल लिविंग, तो प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करना है, सस्टेनेबल लिविंग को आगे बढ़ाना है, तो यह इसका थीम रहा। और अभी हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के भी ये है जो अध्यक्ष बने हैं। IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जिसका मकसद क्या है, तो 7 बिल्ली की बड़ी प्रजाति यानी 7 बिग कैट्स की प्रजाति, जो बाघ हो गया, चीता हो गया, जगुआर हो गया, प्यूमा हो गया, शेर हो गया, तो इसकी प्रजाति को क्या करना है, सुरक्षा प्रदान करना है। इसके लिए 7 बिग कैट अलायंस के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का स्थापना किया जाता है। इसके अध्यक्ष पहले बनते हैं कौन, तो भारत के ही पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इसके मंत्री बनते हैं। आगे बात करें, निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए दक्षिण एशिया के दूत नियुक्त किया गया है, तो इसका नाम क्या है, इनका अरुणाव घोष है। अरुणाव घोष, और जानते हैं COP30 का आयोजन कहाँ किया जाना है, तो COP30 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन होना है जो बेलम ब्राजील में होगा। कहाँ, बेलम ब्राजील में इसका आयोजन किया गया, बेलम ब्राजील, जो नवंबर में होना है। और इसमें मुख्य रूप से इसमें यह तय किया गया कि किस तरह से ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करने के लिए इसमें जो सोशल इशूज है या जो इन्वायरमेंटल इशूज है इनको है जो उस पटल पे कौन रखने वाले हैं, तो इनके है जो इस तरह से देख सकते हैं कि इनका द्वारा कहा गया क्लाइमेट डिसरप्शन आर एक्सेलरेटिंग ग्लोबली, यानी किस तरह से ग्लोबली यानी संसारी रूप से क्या हो सकते हैं, क्लाइमेट डिसरप्शन बढ़ते जा रहे हैं और द वर्डेंस ऑफ राइजिंग डेप्थ, डिवास्टेटिंग डिजास्टर्स, स्लोइंग डेवलपमेंट प्रोग्रेस एंड द अर्जेंट नीड फॉर डिकार्बनाइजेशन सिग्नल ए क्रिटिकल नीड फॉर न्यू paradigm. At COP30 we have an opportunity to build back together. तो इसमें COP30 के पास हमारे पास ये क्या, तो एक अवसर है, अपॉर्चुनिटी है कि हम फिर से वापस है जो काम उस पर कर सकते हैं और क्लाइमेट एक्शन को तेजी करके अपना क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको भी रोकने का प्रयास कर सकते हैं। तो इनके लिए इस तरह से अरुणाव घोष को क्या किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए साउथ एशिया के दूत है जो नियुक्त किया गया है। और ये COP30 का आयोजन कहाँ, तो बेलम ब्राजील में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और भी कुछ नाम है जिनको याद रखते हुए चलना है कि जो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट किए गए हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP की सद्भावना दूत की बात करें तो इसमें नाम इनका पद्मा लक्ष्मी, नाम याद रखना है, पद्मा लक्ष्मी बनी है। और सौम्या स्वामीनाथन, ये WHO की मुख्य वैज्ञानिक यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसके जो चीफ साइंटिस्ट है, इनका नाम क्या है, तो सौम्या स्वामीनाथन ये बनी है। खावी लेम की बात करें तो वैश्विक सद्भावना राजदूत बनी है यूनिसेफ के। अगला है कि ब्रजेंद्र नवनीत क्या है, तो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि बनी है और ये बने हैं ब्रजेंद्र नवनीत WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। और पर्वत नेनी हरीश, ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, पर्वत नेनी हरीश। सेंथिन पांडियन की बात करें तो WTO में भारत के राजदूत हैं। वान गेथिंग, ये यूरोपियन देशों के पहले अश्वेत नेता के रूप में वान गेथिंग है, जबकि थियो जेम्स, ये वैश्विक सद्भावना राजदूत UNHCR के क्या बने हैं, तो वैश्विक सद्भावना राजदूत ये थियो जेम्स है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा आकाश तीर, इसमें पूछा गया इसमें कौन कौन से कथन इसमें सही है, तो यह सूत्र के ये शत्रु के विमानों, ड्रोन और मिसाइलों का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें मार गिराने की स्वचालित प्रणाली है जो इसमें आकाश तीर के माध्यम से विकसित किया जाएगा। इसमें चाहे विमान हो, ड्रोन हो और मिसाइल हो, इसका पता लगाना, ट्रैक करना और उन्हें फिर मार गिराना, इसका क्षमता को विकसित इस तरह से किया गया है। और यह भारतीय निर्मित स्वदेशी रूप से एक रक्षा प्रणाली है जिसका नाम क्या है, तो आकाश तीर है। और इस तरह से देख सकते हैं आकाश तीर जो भारत के है जो इस तरह से स्वदेशी रूप से रक्षा प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है और विमान, ड्रोन और मिसाइल का भी पता लगाकर उसको है जो मार गिराने में सक्षम हो सकता है। तो इसका
कथन दोनों इसमें दिए गए, ऑप्शन सी सही सही हो जाएगा। और उसमें कमांड कंट्रोल किस तरह से करना है, उसमें सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह जीपीयू का भी उपयोग करके इस तरह से कंट्रोल कर सकता है। तो आकाश 13 में बहुत सारी फैसिलिटी दी गई है। अगला है कि पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया। मध्यस्थता का मतलब क्या होता है कि दो पक्षों के बीच में यदि युद्ध चल रहा हो या फिर लड़ाई गुटपेच कुछ हुआ है तो उसको क्या करना है, शांत करना है, उसको मैनेज करना है, तो ऐसा ही कंप्रोमाइज करना है। तो इसके लिए क्या किया गया, तो पहला भारत में फर्स्ट नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस 2025 इनॉग्रेटेड बाई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन न्यू दिल्ली। तो इसमें न्यू दिल्ली में इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया है। और इसमें मुख्य रूप से क्या, तो इसमें चाहे वो पंचायत लेवल पे हो या फिर ग्रामीण लेवल पे हो, तो उसको किस तरह से क्या किया जाए, उसको मैनेज किया जा सके, इसके लिए है जो भारत में पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता कॉन्फ्रेंस 2025 इनॉग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं कुछ और भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसका आयोजन स्थल कहाँ रहा, इसके बारे में बात करें तो 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 2025 में इसका आयोजन कहाँ, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। जानते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब होती है, तो ये कॉप 21 के दौरान 2015 में इसकी कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 के दौरान 2015 में भारत और फ्रांस के सहयोग से किया जाता है। भारत प्लस फ्रांस इसके में सहयोग करता है और इस तरह से क्या होता है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की जाती है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया जाता है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में बनाया जाता है। अगला है कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करें 2025 में, तो इसका है जो कहाँ पे आयोजन किया गया, तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया। 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 की बात करें तो हेग नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया। 35वां नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना अप्रैल 1949 में की गई थी, और इसमें हेग नीदरलैंड में इसका अभी हाल ही में आयोजन किया गया है। 51वां यानी 51st G7 शिखर सम्मेलन 2025 की बात करें तो कहाँ, कनाडा नेसिकस कनाडा में इसका आयोजन किया गया। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की बात करें तो कुआलालंपुर मलेशिया में इसका आयोजन किया गया। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ, कुआलालंपुर मलेशिया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन रॉटरडम नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया, नीदरलैंड के रॉटरडम में किया गया। वहीं एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 की बात करें तो ग्रैंड पैलेस पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन किया गया। और 2026 में जिसका एआई समिट, एआई एक्शन समिट होना है, एआई एक्शन समिट ये कहाँ पे होगा, तो ये भी याद रखना है, एआई एक्शन समिट ये 2026 में कहाँ होने वाला है, तो ये होने वाला है न्यू दिल्ली में। कहाँ, न्यू दिल्ली इंडिया में। ठीक है, ये न्यू दिल्ली इंडिया में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे है कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई डेटा सेंटर पार्क कौन से राज्य में स्थित है, तो अभी हाल ही में विष्णुदेव साई जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, इनके द्वारा छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या नए नए टेक्नोलॉजी हो गया, चाहे वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, तो सबको सम्मिलित रूप से कर करके इस तरह से बनाया गया है एक एआई डाटा सेंटर पार्क है जो बनाया गया है। कहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ के द्वारा है जिसकी शुरुआत की गई है और इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर पार्क है जो इस तरह से छत्तीसगढ़ के रायपुर में बनाया गया है। बात करें भारत और विश्व में प्रथम कौन से राज्य है, तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय की बात करें तो कहां पे इस तरह से बनाया गया है, तो हैदराबाद में सेमीकंडक्टर का नवाचार संग्रहालय कहां, तो ये हैदराबाद में। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो बनी है, फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में कौन बनी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसके मंत्री कौन है, जेपी नड्डा के द्वारा दीपिका पादुकोण को, जो एक्ट्रेस है, उनको इस तरह से फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया है। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य की बात करें तो केरल इसमें पहला राज्य बन गया है। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन है, तो केरल है। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत करने वाला कौन है, पहला जो नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश में कुनो नेशनल पार्क है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर की बात करें तो चंडीगढ़ जो हरियाणा में स्थित है, चंडीगढ़ ये भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया है। और भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला की बात करें तो बालोद जो छत्तीसगढ़ में स्थित है जिला, इसने अब शपथ लिया है कि पूरे छत्तीसगढ़ में क्या करना है, तो बाल विवाह को रोकना है। और इसमें पहला प्रयास बालोद छत्तीसगढ़ के द्वारा सफलतापूर्वक किया गया, जिसने है जो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बनने का है जिस तरह से सम्मान पाया। भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो ये गोवा में है। ऑन्कोलॉजी क्या होता है, तो कैंसर यानी कि जो
ब्रेन में कैंसर होता है, ट्यूमर्स होता है, उसकी है जो इस तरह से स्टडी करना है, उसके बारे में रिसर्च करना, इसके लिए क्या तो भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये गोवा में इसकी स्थापना की गई, गोवा में बनाई गई है। और स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला भारत का राज्य बन गया है तमिलनाडु। यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी जो जीविका जैसे योजना, या कह सकते हैं कि जो 4-5 लोग मिलकर कमेटी बना करके इस तरह से काम करते हैं, उनको इस तरह से क्या किया जाएगा, तो उनके लिए भी एक पहचान पत्र जारी किया जाएगा, और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा अभी हाल ही में घोषणा किया गया कि जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो स्क्रिप्ट था, और ये स्क्रिप्ट कैसा था, जो लिपि था, ये चित्रात्मक था, चित्रात्मक लिपि था, चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफिक था, और इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के यानी सिंधु घाटी सभ्यता के क्या उसमें जो लेख लिखे गए, लिपि लिखे गए, क्या उसको अभी तक पढ़ा गया है, तो उसको अभी तक नहीं पढ़ा गया है, क्योंकि वो चित्रात्मक था, और ऐसा तमिलनाडु सरकार के द्वारा ऐसा माना जाता है कि वहां पे तमिलनाडु जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में तमिल भाषा का भी प्रयोग किया गया था। इस कारण से उसने अनाउंस किया, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा यह घोषणा किया गया कि हम क्या करेंगे, तो वैसे रिसर्चर या वैसे साइंटिस्ट जो इसको पढ़ पाएंगे उसको क्या करेंगे, तो उसको $1 मिलियन का इनाम की घोषणा उन्होंने किया है। तो जो भी तमिल भाषा से प्रेम करते हैं, तमिल भाषा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें है जो क्या $1 मिलियन के लिए उसमें अपना है जो क्या तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पिक्टोग्राफी के स्क्रिप्ट को पढ़कर उसमें अपना है जो इनाम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा भार्गवास्त्र ड्रोन प्रणाली कौन से संगठन के द्वारा विकसित की गई है, तो द भार्गवास्त्र ड्रोन सिस्टम विच वाज रिसेंटली इन द न्यूज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता है कि ये भार्गवास्त्र क्या है, तो इसमें हर एक झुंड में, जैसे मान ले कि बहुत कोई दुश्मन अटैक किया, पाकिस्तान के द्वारा जैसे अटैक किया गया, ये बहुत सारे ड्रोन आ गया, एक ड्रोन यहाँ है, एक ड्रोन यहाँ है, एक ड्रोन यहाँ है, एक ड्रोन यहाँ, इधर से एक ड्रोन यहाँ है, तो इधर क्या करेगा, तो सारे ड्रोन को खत्म करने के लिए इस तरह से एक भार्गवास्त्र है जो काफी है। यानी कि क्या करेगा, ये सारे झुंड पे इस तरह से ड्रोन के सिस्टम, जो जितने सारे ड्रोन हैं उस पे है जो क्या एक बार में अटैक करेगा और उसको क्या करेगा, उसको तबाह कर देगा। तो इस तरह से भार्गवास्त्र है जो ड्रोन प्रणाली सिस्टम है जो इस तरह से विकसित किया गया, किसके द्वारा, तो सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड यानी कि SDAL के द्वारा, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड SDAL के द्वारा बनाया गया है। और भी बात करें भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की बात करें, तो इसको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका स्थापना होता है 1970। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है, इसका हैदराबाद में हेडक्वार्टर है। और ये कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो ये रक्षा मंत्रालय, कहाँ, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है, ठीक है। और वहीं बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें, HAL की बात करें, तो ये मुख्य रूप से क्या करता है, तो भारत सरकार के लिए एयरक्राफ्ट का विमान एयरक्राफ्ट बनाता है, साथ साथ एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में भी है जो काम करता है। तो ये 1942 में इसकी स्थापना होती है, और इसके हेडक्वार्टर का है बेंगलुरु में, इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और ये भी रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के रूप में यह कार्य कर रहा है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इधर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बारे में आपको जानकारी हासिल रखना है, ठीक है। तो ये करेक्ट कर लीजिए, इसमें 1940 हो जाए, ठीक है। हेल की स्थापना कब, 1940 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से देख सकते हैं क्या है, तो ये ड्रोन के झुंड को ध्वस्त करेगा क्या, भार्गवास्त्र, और यह 5000 मीटर यानी लगभग 5 किलोमीटर, इसमें 6 से 10 किलोमीटर लगभग रेंज है, जो दूर के हवाई खतरों का भी मिनट भर में पता लगाकर कुछ सेकंड में ही बेअसर इसको कर सकता है। तो इस तरह से क्या, तो भार्गवास्त्र के बारे में बताया गया है, क्या है, तो 5000 मीटर समुद्र तल से ज्यादा ऊंचाई वाली जगहों के साथ अलग अलग इलाकों में भी तैनाती के लिए बनाया गया है। ये भार्गवास्त्र इस तरह से देख सकते हैं, ये जाएगा और जितने सारे ड्रोन वगैरह है उसको मार के गिरा देगा। 2.5 किलोमीटर तक की दूरी पर आने वाले छोटे ड्रोन को भी खत्म करने की क्षमता इसमें है, और इसमें कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर और इंटेलिजेंस से भी इसको लैस बनाया गया है। उस तरह से देख सकते हैं C4I यानी कि क्या, कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर और इंटेलिजेंस से भी यह लैस है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मिलाकर इसको बनाया गया है। तो इसका इस तरह से निर्माण किया गया है, तो मुख्य रूप से ड्रोन को के झुंड को इस तरह से मार गिराने में सक्षम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन से अभी हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो इनका नाम था सूर्यकांत, लेकिन अब जस्टिस सूर्यकांत अब आज से क्या हो गया कि 53वां ये सूर्यकांत बन गए हैं, क्या जस्टिस सूर्यकांत 53वां CJI बन गए हैं सुप्रीम कोर्ट के। इस कारण से अब नालसा के, देखिए नालसा के बारे में बात कर ले तो नालसा क्या, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट
यानी कि जो कानूनी विधिक अधिकार जो वैसे महिलाएं, दिव्यांग आदि को नहीं मिल पा रहे हैं, तो या फिर हादसे में कई लोग ऐसे घायल हो जाते हैं जिनको क्या फ्री लीगल एड नहीं मिलता है, तो उनके लिए क्या नालसा काम करती है। और नालसा जो आर्टिकल 39A के अंदर में यह दिया गया है कि आर्टिकल 39A के अंदर दिया गया है, इसमें फ्री लीगल एड की बात करा, निःशुल्क कानूनी सहायता के ऊपर काम करने की बात किया जाता है। ठीक है, और ये 53वां CJI बन गया है, क्योंकि 52वां CJI कौन थे, तो BR गवई, उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद अब कौन बन गए हैं, तो ये जस्टिस सूर्यकांत अब हरियाणा के जो रहने वाले हैं क्या बन गए हैं, तो 53वां CJI बन गए हैं। और आपको बता दें कि नालसा के जो अध्यक्ष होते हैं वो CJI होते हैं। क्या होते हैं ये अध्यक्ष? कार्यकारी अध्यक्ष की बात करें, यदि कार्यकारी अध्यक्ष यदि पूछ दे तो कार्यकारी अध्यक्ष कौन होते हैं, तो कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, सेकंड सीनियर मोस्ट जज। और इसके पहले क्या थे, सेकंड सीनियर मोस्ट जज थे, सीनियर मोस्ट जज, सेकंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वही क्या होते हैं, तो इस तरह से कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं किसका, तो इस तरह से नालसा के अध्यक्ष होते हैं। जबकि पैट्रोन इन चीफ ये अब क्या बन चुके हैं, अब नालसा के पैट्रोन इन चीफ बन गए हैं, नालसा के अब बन गए हैं, अब बने हैं क्या, पैट्रोन इन चीफ, यानी कि पूरी तरह से ये इनके काम देख रेख में, इन्हीं के देख रेख में होगा। लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष कौन रहेंगे, तो जो अब बनेंगे, जो सीनियर सेकंड मोस्ट जज बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के होंगे, वही अब क्या बनेंगे, तो इस तरह से नालसा के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। तो इस तरह से याद रखते हुए चलना है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आपको पता है कि आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक इसमें दिया गया। आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक है जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा बलों के द्वारा अभी हाल ही में अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित संचालन के लिए निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पहलगाम अटैक हुआ उसमें 26 ऐसे हिंदू तीर्थयात्री मारे गए आतंकवादियों के द्वारा। उनके बाद है जिस तरह से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा दृष्टि को और भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाया गया, और इसमें कई सारे जो एजेंसी काम करते हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसी हो या फिर अपना आर्म्ड फोर्सेज हो, इसमें मुख्य रूप से जैसे ITBP हो गया, या फिर क्या हो गया, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, ये सब सारे मिल करके इस तरह से क्या किया है, तो मिलित रूप से वहाँ पे अमरनाथ यात्रा को सफलता पूर्वक इसको संचालन करने के लिए वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे क्या फोर्स की तैनाती की गई, और इसके लिए ऑपरेशन शिवा को लॉन्च किया गया। कहाँ ऑपरेशन शिवा, और कहाँ पे, तो जम्मू एंड कश्मीर में, और अमरनाथ के गुफा अमरनाथ यात्रा के दौरान किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है गोल्डन डोम के बारे में पूछा गया है, कौन सा कथन इसमें सही है? तो यह एक बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली है। ठीक है, यह प्रणाली इजराइल के आयरन डोम से भी प्रेरित है और अमेरिका के द्वारा निर्मित किया गया है। तो अभी जैसे आपको पता है कि हम इजराइल के द्वारा बनाया गया था क्या, आयरन डोम की जगह अब अमेरिका बनाने जा रहा है गोल्डन डोम। और गोल्डन डोम इसमें सैटेलाइट का यूज करके उसमें जो भी पूरे अमेरिका को ऊपर से क्या करेगा, उसका सुरक्षा करेगा। और कोई भी जैसे रॉकेट आ गया, कोई भी उस तरह से ड्रोन्स वगैरह आ गया, उसको मारने मिसाइल्स आ गया, तो उसको क्या करेगा, बेअसर कर देगा, उसी को बाहर ही रोक के गिरा देगा। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये 2029 तक है जो अमेरिका में बनाया जा सकता है, जब तक ये डोनाल्ड ट्रंप की सरकार रहेगी। और उसके बाद जानते हैं कि अमेरिका में 2 बार से ज्यादा कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो इस कारण से अब ये दूसरा टर्म है डोनाल्ड ट्रंप का, इसके बाद वो अमेरिका के राष्ट्रपति 2029 तक लास्ट तक रहेंगे। ठीक है, और उसमें 2029 तक इसको बनने का है जो चांसेस है कि ये बनकर रेडी हो जाएगा। तो दिए गए ऑप्शन में क्या क्या सही हो सकता है, तो इसमें तीनों ऑप्शन क्या है, तो सही है। और ये बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली है, इजराइल के आयरन डोम से प्रेरित है और अमेरिका के द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, तो ये दिए गए ऑप्शन में सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो यहां इस तरह से देख सकते हैं क्या है, तो अमेरिका का यह कवच है गोल्डन डोम, और इस तरह से कोई भी मिसाइल वगैरह आएगा तो इसको क्या करेगा, तो ये बाहर रोक के गिरा देगा, इसको बेअसर कर देगा। तो ट्रंप ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड की दी मंजूरी है, और इसमें लगभग 14,96,798 करोड़ रुपया है, इसमें लगभग लागत लगाया जाएगा। विदेशी मिसाइल हमलों से भी बचाव करने में मदद करेगी। और ट्रंप के जो कार्यकाल है 2029, उसके अंत से पहले यह प्रणाली को पूरी तरह से चालू करने की उम्मीद है। और अंतरिक्ष संचालन के उप प्रमुख जनरल माइकल गुएटलिन के देखरेख में इसको है जो आगे काम किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला है कि कौन से शहर में भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया जाएगा?
तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल इंडिया फर्स्ट वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क, यानी कि कचरों से बनाकर, जैसे बहुत सारे ऐसे कचरे बाहर फेंक दिए जाते हैं, लेकिन उसको एक जगह क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, उसको रिफाइन किया जाएगा और रिसाइकल करके इस तरह से क्या किया जाएगा, तो जैसे जानवर का चित्र बनाकर या जानवरों का इस तरह से देख सकते हैं कि इसके उपयोग करके इसको जानवर जैसा आकार है जो इस तरह से बना करके क्या किया जाएगा, तो इस तरह से वहां रखा जाएगा ताकि वहां पे टूरिज्म बढ़ सके, प्रदर्शनी बढ़ सके, उसको इस तरह से बनाया जा रहा है। तो ऐसा कहाँ शुरू हुआ है, तो ये नोएडा में शुरू किया गया है। कहा, तो ये नोएडा में भारत का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क है जो बनाया गया है। ठीक है, अगला है कि कौन से शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेड गार्डन स्थापित किया गया है। साइकेड गार्डन जो है, जो इस तरह से साइकेड गार्डन है, जो पहले जैसे इसका माना जाता है कि क्या, तो डायनासोर जब था उसी के समय का ये प्रजाति कुछ मौजूद है, उसके देखभाल करने के लिए, उसका प्रदर्शनी करने के लिए इस तरह से क्या किया गया है। तो उत्तराखंड के पहला समर्पित साइकेड गार्डन है जो स्थापित किया गया, कहाँ पे, उत्तराखंड के हल्द्वानी में इसको बनाया गया है, जो मुख्य रूप से क्या, तो डायनासोर की जो प्रजाति है उसको और उस समय के जो काल के जो बने हुए हैं उसके प्रजाति को क्या प्रदर्शनी के रूप में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। अगला है कि चागोस द्वीप के संदर्भ में बताना है कि कौन सा इसमें कथन है जो क्या, तो सही है, तो केवल दो सही, केवल एक सही, केवल एक दो सही, ना तो एक और नहीं दो। तो इसमें देख सकते हैं हाल ही में इसकी संप्रभुता ब्रिटेन ने किसको सौंपा है, तो मॉरिशस को सौंपा। काफी लंबे समय से अड़चन चल रही थी, क्या मॉरिशस के द्वारा डिमांड की जा रही थी कि हमें चागोस द्वीप है जो उसको सौंप दो, लेकिन अंत में कानूनी पेचकस हुआ, बहुत सारा इधर उधर हुआ, उसके बाद है जो अंत में क्या, ब्रिटेन के द्वारा मॉरिशस को सौंपा गया। ठीक है, ब्रिटेन ने मॉरिशस को सौंप दिया क्या, चागोस द्वीप। और ये कहां पे स्थित है, मॉरिशस जानते हैं कि ये हिंद महासागर में स्थित है। तो इसमें यह हिंद महासागर में स्थित है, पता है। तो इसमें दोनों कथन क्या है, तो इसमें दिए गए सही है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है। तो चागोस द्वीप समूह जो चागोस आर्किपेलागो भी कहलाता है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने हिंद महासागर में चागोस द्वीप समूह के मुद्दे पर भी यूनाइटेड किंगडम के विरुद्ध मॉरिशस को अपने समर्थन की पुनः पुष्टि किया है। तो भारत के सपोर्ट भी इसमें रहा और इसमें देख सकते हैं 16वीं सदी में इसे पुर्तगाली नाविकों के द्वारा इसको खोजा गया था। तो पुर्तगाली नाविकों के द्वारा इसकी खोज की गई थी, यहाँ देख सकते हैं। और इस पर फ्रांस ने अधिकार प्राप्त किया और दास श्रमिकों के साथ ये यहाँ पे पहुंचा था, बगान को स्थापित किया था। यानी कि इसमें जो भारत और अन्य देशों से, इसमें जो गरीब देश थे उसको वहां से जो श्रमिक थे, लेबर थे, उसको यहाँ से गुलाम बनाकर ले गया था और इस तरह से वेस्ट इंडीज के द्वीपों पे या फिर चागोस ऐसे द्वीप पे ले जाकर उसके से काम करवाया था। तो ऐसे बगान भी स्थापित कराया था। और ब्रिटिश नेपोलियन की हार के बाद ब्रिटेन ने इस पे नियंत्रण है जो प्राप्त कर लिया था। तो फ्रांस ने पहले किया था काम, लेकिन इस पे जब नेपोलियन की हार हो जाती है उसके बाद ब्रिटेन इस पे कब्जा कर लेता है। और वर्तमान स्थिति देख सकते हैं, डिएगा गार्सियो ये 1971 से एकमात्र आबादी युक्त द्वीप है। यहाँ पर एक प्रमुख अमेरिकी क्या है, तो सैन्य अड्डा है। यहाँ पे अमेरिकी सैन्य अड्डा है जिसको अभी ये ब्रिटेन ने और अमेरिका ने दोनों मिलकर अभी इस पे कब्जा जमाए हुए हैं और इसने अभी नहीं दिया है किसको, मॉरिशस को। और उसने कहा है कि चलो हम $101 मिलियन है जो हर एक साल तुमको वार्षिक एक चार्ज के रूप में देते रहेंगे। तो मॉरिशस 1968 से स्वतंत्र है, लेकिन ये अपना इस द्वीपों पे दावा करता है, लेकिन ब्रिटेन ने रणनीतिक सैन्य उद्देश्यों के लिए इस पर नियंत्रण है जो बनाए रखा है। आगे है कि निम्न में से किसके द्वारा द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ नामक किताब लिखी गई है। तो ये हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ। तो इनका नाम है चेतेश्वर पुजारा, जो भारतीय टेस्ट क्रिकेटर, काफी अच्छे से इन्होंने क्रिकेट खेला, टेस्ट क्रिकेट खेला और काफी बड़ा नाम है। और उनकी वाइफ है पूजा पुजारा, ठीक है। और इनके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है कि द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ, यानी किस तरह से एक क्रिकेटर की वाइफ का जीवन में क्या होता है, किस तरह से वो अपने लाइफ स्ट्रगल करती है, तो उसके बारे में इन्होंने अपने जीवनी लिखा है। ठीक है, कि क्या किस तरह से वो पोषण के ऊपर ध्यान दी, किस तरह से उनको बच्चा हुआ, किस तरह से वो अपने पूरे फैमिली लाइफ और अपना है जो लाइफ को इसमें गिराया है। तो इसमें पूजा पुजारा नाम याद रखना है, पूजा पुजारा। ये संजना गणेशन कौन है, तो संजना गणेशन जसप्रीत बुमराह की वाइफ है। रिवाबा जडेजा रविंद्र जडेजा की वाइफ है। अनुष्का शर्मा ये कौन सी है, तो ये अपना विराट कोहली की वाइफ है। अगला पुस्तक और भी कुछ है, द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड। ये पुस्तक टी शिवानंदन के द्वारा लिखा गया, टी शिवानंदन के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया। और उसमें मुख्य रूप से है जो क्या, तो मुंबई में जो अंडरवर्ल्ड चल रहा था, जैसे दाऊद इब्राहिम हो गया, छोटा शकील हो गया, तो ये मुंबई अंडरवर्ल्ड क्राइम को कम करने के उद्देश्य से ये पुस्तक लिखा है। और उसमें ये बताया है कि टी शिवानंदन ने कि क्या किस तरह से मुंबई में अंडरवर्ल्ड क्राइम को रोका गया
और महात्मा गांधी और पर्यावरण, यह पुस्तक है जो टी.एन. खोसू के द्वारा लिखा गया। टी.एन. खोसू के द्वारा महात्मा गांधी और पर्यावरण पुस्तक लिखा गया। वहीं दे विल सूट यू मैडम, यह पुस्तक हरिंदर बवेजा के द्वारा लिखा गया। हरिंदर बवेजा के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। विंग्स ऑफ वेलोर, यह पुस्तक स्वप्निल पांडे के द्वारा लिखा गया। वहीं पे मदर मेरी कम टू मी, यह पुस्तक है जो अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया। काफी बड़ा नाम है। द मैन हु बिकेम सिनेमा, यह अशोक चोपड़ा के द्वारा लिखा गया। द मैन हु बिकेम सिनेमा, यह अशोक चोपड़ा के द्वारा लिखा गया। द कॉन्शियस नेटवर्क, ये सगाटा निवास राजू के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। तो आपको ये पुस्तक आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। और मदर मेरी कम टू मी, ये पुस्तक याद रखना है। तो ये सब कुछ पुस्तक है जो फेमस होते हैं, तो एग्जाम में पूछे जाते हैं उठाकर। अगला है कि निम्न में से किसने अभी हाल ही में आयोजित मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है। तो ये मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जो रेसिंग कार है, फार्मूला 1 रेसिंग कार हुआ, इसमें क्या इनका नाम क्या है, तो लैंडो नॉरिस इन्होंने इस तरह से विजेता बना है। और किसको हराया, तो सेकंड नंबर पर रहे चार्ल्स लेक्लर्क। और ये सेकंड स्थान पे रहे कौन, चार्ल्स लेक्लर्क। और ये मोनाको के ही रहने वाले, कहाँ के, मोनाको के ही रहने वाले हैं। और इनको इस तरह से हराकर लैंडो नॉरिस ने अपना मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 को जीत लिया है। अगला है निम्न में से कौन रेल संपर्क वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी के रूप में बन गई है। तो इसका नाम क्या है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि फ्रंटियर रेलवे कंडक्ट फर्स्ट एवर ट्रायल रन इन बैराबी सेरांग सेक्शन इन मिजोरम। तो बैराबी सेरांग सेक्शन, ये भी पूछ सकता है कि बैराबी सेरांग सेक्शन कहाँ पे है, तो मिजोरम में है। और इस तरह से मिजोरम की राजधानी आइजोल को कनेक्ट करती है। इस तरह से आइजोल भारत ये नॉर्थ ईस्ट का चौथा ऐसा कैपिटल बन गया है। क्या बन गया, चौथा कैपिटल बन गया जिसको रेलवे के माध्यम से उसके नेटवर्क को इसमें शामिल किया गया। जैसे इसके पहले असम की राजधानी जो दूसरी राजधानी है गुवाहाटी, उसको भी कनेक्ट किया गया है। और इसके साथ साथ इसमें और भी जैसे कुछ राज्य है उसको राजधानी उसको कनेक्ट किया है, जैसे कि ईटानगर, अगरतला और आइजोल, इस तरह से बनाया गया है गुवाहाटी। तो अगरतला ईटानगर हो गया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मिजोरम की राजधानी आइजोल हो गया। और भी है क्या, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ, अगरतला। 1 2 3 हो गया। और चौथा क्या है, तो चौथा का नाम गुवाहाटी, जो असम में, जो असम की दूसरी राजधानी है। पहली राजधानी कहाँ है असम की, सॉरी असम की राजधानी तो एक दूसरी है, डिब्रूगढ़ है। तो यहाँ इस तरह से कनेक्ट करने की बात करता है। तो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट में 4 ऐसे राज्य या राजधानी कह सकते हैं, इसको जोड़ने का प्रयास किया गया है, ठीक है। अगरतला हो गया, गुवाहाटी हो गया, आइजोल हो गया और ईटानगर हो गया। एक बार इसको देख लीजिएगा। तो असम की राजधानी ऐसे दिसपुर है और दूसरी राजधानी अभी हाल ही में डिब्रूगढ़ बनाया गया है, लेकिन ये गुवाहाटी यहाँ दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कर लीजिएगा डिब्रूगढ़, ठीक है। डिब्रूगढ़ को भी कनेक्टेड है, हाँ सॉरी डिब्रूगढ़ कर लीजिए, डिब्रूगढ़ भी तो ट्रेन जाती है, ठीक है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है कि सही कथन किसमें कौन कौन सा सही कथन है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जानते हैं कि 22 मई को मनाया जाता है। इसमें विश्व में जैव विविधता के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 22 मई को यह जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, इनकी वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है। और 2025 का इस बार विषय रहा प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास स्थापित करना, इसका मुख्य उद्देश्य रहा। जो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से फ्लोरा और फौना, 2 तरह के प्रमुख स्पेसीज होते हैं। फ्लोरा क्या होता है, प्लांट स्पेसीज, और ये फौना क्या है, तो एनिमल स्पेसीज यानी कि जीव जंतु के प्रजाति हो गए। तो सब दोनों का प्रोटेक्शन करना बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के अंदर में ही आता है। और आपने देखा कि जो वेस्टर्न घाट है भारत का, जो वेस्टर्न घाट है, इधर का जो वेस्टर्न घाट है वो काफी रिच है किसमें, तो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के क्षेत्र में काफी यहाँ पे क्या है, तो ये फ्लोरा और फौना दोनों के मामले में काफी है, जिस तरह से रिच है, यानी कि रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी की बात करें भारत में कौन है, तो ये बायोडाइवर्सिटी के मामले कौन, वेस्टर्न घाट रिचेस्ट है। वही बात करें तो इधर नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ क्षेत्र में है जिस तरह से बायोडाइवर्सिटी काफी है, लेकिन इससे कम है। तो इसमें दिए गए ऑप्शन दोनों इसमें कथन सही सही हो जाएगा। और भी कुछ देख ले तो विश्व सांख्यिकी दिवस यानी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है, तो ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी
ये दिवस मनाया जाता है कब? 29 जून को। और किसके जन्मदिन पे? तो पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पे मनाया जाता है। और जानते हैं कि फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया इसे कहा जाता है, किसको? तो पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। और इन्होंने ही सेकंड 5 ईयर प्लान में जो हैवी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने ही इस तरह से मॉडल दिया था। और इस बार जो फिर विश्व सांख्यिकी दिवस है, इसका थीम क्या रहा? तो सबके लिए गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी और डेटा के साथ बदलाव लाना इसका मुख्य थीम रहा। विश्व खाद्य दिवस की बात करें, वर्ल्ड फूड डे की बात करें, तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया। इसका थीम रहा स्वस्थ ग्रह के लिए सतत खाद्य प्रणाली, यानी कि यदि आपको प्लानेट को स्वस्थ रखना है तो इसमें क्या सस्टेनेबल फूड सिस्टम भी आपको डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा ना कि पिज्जा और बर्गर जैसे चीजों को आगे प्रमोट करेंगे तब हमारा फूड सिस्टम और भी बेकार होता जाएगा। और ये बात करें तो यदि विश्व खाद्य दिवस पूछ ले तो 16 अक्टूबर, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो जाती है। वही बात करें राष्ट्रीय खाद्य दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यदि पूछ दे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी या सिक्योरिटी दिवस पूछ दे तो यह है जो 7 जून को मनाया जाता है। कब? 7 जून को यह मनाया जाता है। ठीक है, 7 जून को क्या? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब? तो 7 जून, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यटन दिवस की बात करें तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। और पर्यटन और सतत परिवर्तन यानी कि किस तरह से टूरिज्म और एक सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, इसके ऊपर है जो मुख्य रूप से इसमें थीम रखा गया। आयुर्वेद दिवस की बात करें तो पहली बार आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर 2025 को मनाया गया। और इसका इस बार थीम रहा लोगों और ग्रहों के लिए क्या? तो आयुर्वेद होना चाहिए, यानी कि पृथ्वी ग्रह के लिए और यहाँ के जो निवासी हैं उसके लिए आयुर्वेद किस तरह से अपनी भूमिका को निभा सकता है, किस तरह से रोगों से निजात दिला सकता है, इसके ऊपर मुख्य रूप से इसका उद्देश्य से थीम रखा गया। विश्व ओजोन दिवस यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। और बीपीएससी के पीटी एग्जाम में यह पूछा गया था 71 में। और इसमें इसका थीम रहा विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक, यानी कि साइंस से लेकर ग्लोबल एक्शन तक इसमें काम किया जाएगा। तो इस तरह से विश्व ओजोन दिवस को रोका जा सकता है। जानते हैं कि ओजोन के प्रोटेक्शन के लिए जानते हैं कि क्या? तो एक वियना कन्वेंशन होता है, वियना सम्मेलन होता है 1985 में। और उसके बाद 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है, 16 सितंबर 1987। इसी के बाद 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और जानते हैं कि ओजोन के जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, जस्ट ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर। और इसके मापने की इकाई क्या है? तो डॉप्सन यूनिट, यानी डॉप्सन इकाई के द्वारा इसको मापा जाता है। तो डॉप्सन यूनिट से इसको मापा जाता है। किससे? तो डॉप्सन यूनिट। और इसका है जो क्या? तो इस तरह से O3 इसका फॉर्मूला होता है। राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। और जो हॉकी के जादूगर रहे मेजर ध्यानचंद, उनकी जयंती पे मनाया जाता है। और इस बार इसका थीम रहा शांतिपूर्ण समाज और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल का होना बहुत जरूरी है। यानी किस तरह से हमारे समाज में खेल किस तरह से एक दूसरे से एकता स्थापित करता है, किस तरह से एक दूसरे को नजदीकी लाता है। तो इस तरह से क्या है? तो शांतिपूर्ण समाज और समावेशी समाज को आगे बढ़ावा देने के लिए खेल का होना आवश्यक है। और इस तरह से राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और इन्हीं की जयंती पे 29 अगस्त को जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जयंती पे इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और अभी हाल ही में आपने देखा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम पहले था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी स्थापना होती है 1990-91 में इसकी स्थापना होती है। और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स के अंदर यह है जो क्या? तो इसमें सम्मान को सम्मानित किया गया है। और बात करें तो इसमें अभी 4 लोगों को इस तरह से 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। इसमें कौन कौन से शामिल है? तो इसमें हो गई क्या? मनु भाकर जो शूटिंग से संबंधित है, प्रवीण कुमार जो एथलेटिक्स से संबंधित है, और तीसरा नाम क्या है? तो इनका नाम हरमनप्रीत कौर, जो क्या हरमनप्रीत सिंह है, कौर नहीं, जो क्रिकेटर महिला क्रिकेटर ना होकर क्या तो ये पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह इसमें शामिल है। और इसमें चौथा नाम है का डी गुकेश का नाम शामिल है, चौथा डी गुकेश जो शतरंज प्लेयर है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं।
बिहार के कौन से खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टेपल चेज में स्वर्ण पदक जीता है? तो जानते हैं कि अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात कर ले। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की बात कर ले तो ये कौन सा एडिशन है, ये भी पूछ सकता है। तो ये 7th एडिशन है। क्या 7th एडिशन है? 7वां एडिशन है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां ये जो संस्करण है कहाँ पे हुआ है? तो बिहार में इसका आयोजन किया गया। और बिहार के 5 शहर, बिहार के कौन से? तो 5 शहर में इसका आयोजन किया गया। और कहाँ कहाँ किया गया तो आपको पता है, ये किया गया कहाँ? गया जी हो गया, भागलपुर हो गया, राजगीर हो गया, बेगूसराय हो गया और पटना हो गया। तो इस तरह से 5 हो गया। और इसके कुछ और भी खेल हैं, जैसे साइकिलिंग हो गया, जिम्नास्टिक हो गया। ये सब जो खेल हैं, 3 प्रमुख खेल, साइकिलिंग हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, जिम्नास्टिक्स, शूटिंग हो गया। इसका खेल कहाँ का आयोजन, इसका खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन है जो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ? न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और बाकी रेस्ट है जो ये बिहार में किया गया। और 7वां ये क्या 7वां एडिशन था। और इसमें है जो बिहार के द्वारा पदकों की संख्या टोटल, इसमें 36 पदक है जो बिहार ने जीता है। कितना? 36 पदक जीतने के साथ बिहार का रैंकिंग क्या रहा? रैंक रहा कितना? तो बिहार का रैंक रहा 15वां रहा, 15th रैंक रहा। और पिछला साल यदि बात करें तो पिछला जो 6th में, ये 7th एडिशन में रहा। 7th एडिशन में कितना? तो ये इस तरह 15वां रैंक। वही 6th एडिशन की बात करें, 6th एडिशन की बात करें, इसमें बिहार का रैंकिंग क्या रहा? तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो ये 21वां स्थान, 21वां स्थान से ये डायरेक्ट जंप करके अच्छी पोजीशन, ये क्या? तो ये 15वां स्थान प्राप्त किया है। और इसमें 36 पदक इसने जीता है। और इसी में खुशी यादव है जो बिहार की तरफ से है जो गोल्ड मेडल जीती है। तो इनका नाम आपको याद रखते हुए चलना है। और इसका शुभंकर की बात करें तो शुभंकर भी पूछ सकता है। शुभंकर क्या है, यानी मैस्कॉट क्या है? मैस्कॉट की बात करें, इसका मैस्कॉट का नाम क्या था? तो इसका गज सिंह, गज सिंह था मैस्कॉट। और इस कहां से लिया गया है? गज सिंह ये है जो पाल मूर्ति कला, क्या? पाल मूर्ति कला से ये लिया गया है। कहां से? पाल मूर्ति कला से, पाल मूर्ति कला से यह लिया गया है। कहां से? पाल मूर्ति कला से इसको लाया गया है। तो इस तरह से चीजों को ध्यान में रखते हुए चलना है। और वही पहला स्थान की बात करें, फर्स्ट रैंक किसका रहा? तो फर्स्ट रहा महाराष्ट्र रहा। दूसरा स्थान क्या? फर्स्ट महाराष्ट्र, सेकंड हरियाणा। और थर्ड स्थान की बात करें तो इसमें राजस्थान है जो थर्ड स्थान रहा। और बिहार का रैंक कितना रहा? तो 15वां रैंक रहा। तो चलिए ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चलना है। और साथ साथ आपको बता दें कि अभी हाल ही में 5th एडिशन, अभी हाल ही में 5th एडिशन शुरू हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में इसका शुरुआत हुआ है। 2025 में और ये कहाँ पे किया जाएगा? तो 5th एडिशन इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, यानी विश्वविद्यालय के स्तर पे किया जाएगा। और इसमें अलग अलग यूनिवर्सिटी से बहुत सारे 5000 प्लस इसमें एथलीट है जो भाग लेने जा रहे हैं। और इसका आयोजन कहाँ? तो राजस्थान में किया जा रहा है। राजस्थान के 7 शहर, ये याद रखना है कितने शहर? तो राजस्थान के 7 शहर है जो, नाम इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन 7 शहर है जो ये इंपॉर्टेंट है कि 7 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसमें क्या है? तो जयपुर हो गया, बीकानेर हो गया, कोटा हो गया, ऐसे प्रमुख 7 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। जो 5वां एडिशन रहेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, तो बिहार के कौन से खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेज में गोल्ड मेडल को जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है खुशी यादव के द्वारा। किसके द्वारा? खुशी यादव के द्वारा जीता गया। और किसमें जीता गया? तो इस तरह से देख सकते हैं, खुशी यादव हो गई। तो इसने स्टीपल चेज 2000 मीटर में इन्होंने है जो गोल्ड मेडल जीता है, एक खुशी यादव। क्या? खुशी यादव, नाम याद रखते हुए चलना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहीं पे अलका सिंह के द्वारा क्या जीता गया है? तो अलका सिंह के द्वारा शॉर्टपुट में, ये अलका
सिन है। क्या इनका नाम है? अलका सिंह। शॉटपुट में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इस तरह से गोल्ड मेडलिस्ट रही क्या खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, जो शॉटपुट में अलका सिंह, और ये 2000 मीटर के स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीती है कौन? तो खुशी यादव ने जीती है। आगे बढ़े तो स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो जानते हैं कि जो पत्ती होती है, जो पत्ता है, फोटोसाइंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से क्या करता है? तो सनलाइट, इसमें क्या पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वर्णक पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से क्या करता है? तो ये उससे सूर्य से प्रकाश लेता है और पौधों के लिए खाना बनाता है। और इसके बाद पौधा जब इसके पत्तियों के द्वारा खाना तैयार होता है, उसके बाद पौधों के हर भाग में इसको पहुंचाया जाता है। और जब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होता है, इसमें है जो क्या कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है कि इन्वायरमेंट से, उसके बाद नीचे से जड़ों के माध्यम से क्या पानी की उपलब्धता कराई जाती है पेड़ों के द्वारा। तो 6H2O हो गया, 6CO2 6H2O प्लस इसमें सन की उपस्थिति होनी चाहिए, यानी सनलाइट की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, तभी ये खाना बनेगा। ठीक है, जिस तरह से हम लोग खाना बनाते हैं तो उसमें गैस का माध्यम होता है या फिर इसमें चूल्हा माध्यम होता है, जिसके माध्यम से हम लोग का खाना जो कच्चा होता है वो पकता है। उसी तरह से ये इसका खाना बनाने के लिए कम से कम सनलाइट होना चाहिए, उसकी रोशनी होना चाहिए। और C6H12O6 इसका जो इस तरह से खाना बनकर तैयार होता है, और ऑक्सीजन इस तरह से बाई प्रोडक्ट के रूप में है जो थोड़ा रिलीज होता है। तो ग्लूकोज क्या है? तो C6H12O6 यही स्टार्च हो गया, यही इसका फूड प्रोडक्ट हो गया जो पौधों को एनर्जी देता है। तो इतना क्या हो जाएगा? 1% इसका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी 1% हो जाएगा। ठीक है, और भी बात कर ले अगला प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित में कौन परियोजना और लाभान्वित राज्य इसमें सही सुमेलित नहीं दिया गया है? तो आपको पता है कि तुलवुल परियोजना की बात करें तो कहां पे है? तो जम्मू कश्मीर में तुलवुल परियोजना सही दिया गया है। और नागा अर्जुन सागर परियोजना की बात करें तो आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा नदी पे यह स्थित है। तिलैया परियोजना की बात करें तो बिहार नहीं, कहा? ये झारखंड में स्थित है। कहा? झारखंड में। और झारखंड में कहां पे, कौन सी नदी पे? तो ये बराकर नदी पे। बराकर नदी जो दामोदर नदी की सहायक नदी है, बराकर नदी पे स्थित है। और ये क्या है? तो दामोदर नदी की सहायक, ये क्या है? तो दामोदर नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी की सहायक नदी है, और दामोदर नदी की सहायक नदी है, और इसको कहा जाता है क्या? तो इस तरह से दामोदर नदी को एक बायोडेजर्ट रिवर भी कहा जाता है। बायोडेजर्ट रिवर यानी कि जैव मरुस्थल रिवर कहा जाता है। बायोडेजर्ट यानी जैव मरुस्थल रिवर कहा जाता है, जैव मरुस्थलीय रिवर नदी के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ देता है, तो आपको याद रखना है। टिहरी बांध जानते हैं भागीरथी नदी पे लोकेटेड है, और ये कहाँ पे? तो उत्तराखंड में ये टिहरी बांध लोकेटेड है। ठीक है, और भी कुछ देख लेते। तो इस तरह से तो कुछ परियोजना है, उसमें कौन से राज्य में स्थित है? तो शिव समुद्रम परियोजना की बात करें तो ये कौन से नदी पे है? तो कावेरी नदी पे। कावेरी नदी पे शिव समुद्रम है, और ये कहाँ पे स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। शिव समुद्रम कहाँ परियोजना है? जो आंध्र प्रदेश में। शिव समुद्रम कहाँ? तो शायद ये आंध्र प्रदेश में नहीं, गुजरात, ये कर्नाटक में हो सकता है। एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा कि शिव समुद्रम, एक सेकेंड। तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में ही स्थित है। तो शिव समुद्री परियोजना कहाँ? तो ये कर्नाटक में स्थित है, इसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। शरावती परियोजना ये शरावती नदी पे ही है। और एक कालिंदी परियोजना, इसको कालिंदी ऐसे कालिंदी की डायरेक्ट पूछते तो यमुना नदी पे स्थित है। कहाँ? दिल्ली में कालिंदी। लेकिन काली नदी, कलिंदी कह सकते हैं, कली नदी, इस तरह से जो परियोजना है ये कहाँ? कर्नाटक में स्थित है, और कली नदी पे ही लोकेटेड है। उकाई परियोजना की बात करें, साबरमती परियोजना की बात करें, साबरमती की बात करें तो ये कहाँ? गुजरात में स्थित है। और शरावती और कालिंदी कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। जबकि ये करेक्ट कर लीजिए, ये कली नदी कहाँ? कर्नाटक में है। उकाई परियोजना, साबरमती परियोजना, ये सब सारे कहाँ? तो ये गुजरात में स्थित है। और उकाई परियोजना कौन सी नदी पे? तो ये ताप्ती नदी पर स्थित है, ताप्ती नदी पर ये स्थित है।
तवा परियोजना तवा नदी पर स्थित है, तवा नदी पर, और ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है। पोंग बांध, पोंग डैम के बारे में आपने सुना होगा, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और कौन सी नदी पे, तो ब्यास नदी पे। ये ब्यास नदी पे, ब्यास नदी पे यह स्थित है, ब्यास नदी के ऊपर है जो इसको डैम को बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। तुलवुल परियोजना और उरी परियोजना, ये सब क्या है, दोनों है जो झेलम नदी, झेलम नदी पर स्थित है। और दुलहस्ती और बगलिहा, ये दोनों कहाँ, चिनाब नदी पर स्थित है, चिनाब नदी पर स्थित है। और कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ, जम्मू कश्मीर में स्थित है। वहीं तीस्ता परियोजना कहाँ, तो तीस्ता है जो इस तरह से तीस्ता सिक्किम और पश्चिम बंगाल होते हुए कहाँ निकलती है, तो इस तरह से जाके बांग्लादेश में मिलती है और फिर जाके इधर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये तीस्ता परियोजना सिक्किम में स्थित है, तीस्ता नदी के ऊपर। शारदा परियोजना की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में शारदा नदी के ऊपर बनाया गया है। वहीं पायकारा परियोजना की बात करें तो तमिलनाडु में पायकारा नदी पर स्थित है। पायकारा नदी पर तमिलनाडु में यह पायकारा परियोजना स्थित है, जो नीलगिरी की सबसे बड़ी नदी है, कह सकते हैं। नीलगिरी की यह पायकारा नदी है, जो पायकारा नदी पूछ देता है आपको एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। पायकारा नदी नीलगिरी की सबसे ऊंची, नीलगिरी की सबसे बड़ी नदी है, नीलगिरी की सबसे बड़ी नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ भी मिस्टेक होता है तो आप है जिसको कमेंट में बताइएगा, हम अगले वीडियो में है इसको क्या करेंगे तो उसको बता देंगे, ताकि आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे। इसके लिए आप है जो इतना कष्ट कर सकते हैं। ठीक है। धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है, लेकिन उसको बताने का लहजा ऐसा ना हो कि हमारा ही बेइज्जती करे। ठीक है। हम आपके लिए इतना कोशिश करते हैं, आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन डाटा इकट्ठा करके ही आपके पास आते हैं, तब इस तरह से वीडियो बनता है। काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगता है, तब इस तरह से वीडियो बनता है। पीपीटी वगैरह बनाना, सारा काम इस तरह से करना तो काफ़ी मेहनत लगता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल्ली ही आपको है जिस तरह से कमेंट में आपको जवाब देना है, ताकि आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह ही इसमें जवाब दें। कई लोग ऐसे करते हैं कि बोल रहे हैं कि इतना अच्छा कंटेंट है तो हम दूसरों को शेयर क्यों करेंगे, और करेंगे तो फिर कट ऑफ बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ज़्यादा लोग इसमें देखेंगे तो अच्छा, उसको भी नॉलेज बढ़ेगा। जाहिर सी बात है कि अच्छे कंटेंट से ज़्यादा क्वेश्चन यदि पूछे जाते हैं तो आपके सबके लिए फ़ायदेमंद होगा, और कट ऑफ तो निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो ये थोड़ा सा आप कोऑपरेट करेंगे। ठीक है। तो सब पढ़े सब बढ़े। धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है, तो व्हाट इज मींट बाय सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का कुछ इस तरह से दिया गया है, क्या क्या इसमें हो सकता है। तो इसमें देख सकते हैं कि इम्प्रूव्ड एनवायरमेंटल हेल्थ। वैसे जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ने सतत कृषि ऐसे हम अपनाते हैं जो ऑर्गेनिक हो, नेचुरल हो, क्या जीरो बजट फार्मिंग के रूप में बनाया गया हो, और पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचाए, पर्यावरण को स्वस्थ रखे। मिनिमाइजेशन ऑफ साइट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, यानी कि जो पर्यावरणीय जो इम्पैक्ट होते हैं, प्रभाव होते हैं, उसको भी कम कर सके। रिड्यूस्ड इन्वायरमेंटल रिस्क, यानी कि जो इससे रिलेटेड जो भी रिस्क है उसको कम कर सके। और ऑप्टिमाइज्ड रिसोर्सेज यूज एंड कंजर्वेशन, यानी किस तरह से हम जो संसाधन है, कृषि संसाधन है, उसका सही तरीके से उसका ऑप्टिमाइज रूप से यूज कर सके, उसको संसाधन को आगे बढ़ा सके। हाई प्रोडक्शन बेनिफिट्स एंड लो कॉस्ट प्रोडक्शन, इसमें और भी ध्यान रखना है कि किस तरह से हम प्रोडक्शन का बेनिफिट्स उठा सकते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की क्षमता भी होती है, तो इस तरह से और इम्प्रूव्ड फूड प्रोडक्शन, इसमें यह सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या कर सकता है, तो आपके भोजन के खाद्य पदार्थ को क्या, तो इसमें आपको इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ज़्यादा ना यूज करके, ज़्यादा फर्टिलाइजर ना यूज करके हम ऐसा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करें, ताकि हमारा फूड प्रोडक्शन भी, फूड जो सिस्टम है वो भी सही तरीके से काम कर सके, और हमारा भी फूड डेवलपमेंट हो सके। इसके लिए क्या, एक हेल्दी इन्वायरमेंट भी क्रिएट हो सके। तो इसमें क्या है, इस प्रकार की कृषि करनी है जिससे भूमि की भी गुणवत्ता बनी रहे, साथ साथ इसमें जो लैंड की फर्टिलिटी है उसका भी है जो मेंटेन रहे, वो भी बढ़ा रहे। तो इस तरह से इस पर भी काम करना है। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का पिरामिड की बात करें तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, जानते हैं कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ऑलवेज क्या होता है, तो इस तरह से, और ऑलवेज क्या होता है, तो इस तरह से अपराइट होता है, यानी कि हमेशा वो सीधा होता है। वही बात करते थे, इसमें कई तरीके से मापा जाता है। एनर्जी के पिरामिड बनाया जाता है, कभी बायोमास, यानी कि जो जैव संहिता है उसके आधार पे, जैव संहिता है उसके आधार पे भी इस तरह से बायोमास के आधार पे भी क्या बनाया जाता है, तो ये पिरामिड बनाया जाता है। लेकिन बायोमास में क्या होता है, किसी के जो उसके आकार के अनुसार, उसके वजन कितना है, मास कितना है, उसके अकॉर्डिंग भी यदि देखा जाए तो टेरेस्ट्रियल एरिया में, यानी कि स्थलीय क्षेत्र में जो बायोमास का पिरामिड होता है वो सीधा होता है। लेकिन ये जलीय क्षेत्र में यदि देखा जाए तो बड़े बड़े मछली जहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे जलीय क्षेत्र में क्या होता है, तो वहाँ जो फाइटोप्लांक्टन जो नीचे बहुत संख्या में होते हैं, लेकिन उसका मास, बायोमास काफ़ी कम होता है, तो उसमें क्या होता है, ये इन्वर्टेड होता है, यानी उल्टा होता है। तो इसमें बायोमास जलीय क्षेत्र में क्या होता है, तो ये याद रखना है कि बायोमास का जो पिरामिड होता है, इसको आगे देख लेते हैं। तो इस तरह से क्या है, तो आपको पता है कि लिंडमान ने एक रूल दिया था,
लिंडमान के द्वारा एक रूल दिया गया था। लिंडमान ने एक नियम में अपने बताया किस तरह से ये काम करता है। तो लिंडमान के नियम के अनुसार जो भी प्रकाश ऊर्जा या फिर जो भी भोज्य जो पौधे हैं, माने कि प्राथमिक उत्पादक के रूप में, प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में जो पौधे होते हैं, वो अपना खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया को अपनाते हैं, जिसमें सनलाइट का इस्तेमाल करके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का इस्तेमाल करके, जो हमने बताया C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज या स्टार्च बनाते हैं। और वो केमिकल एनर्जी इस तरह से बनाते हैं, केमिकल एनर्जी, जिस कारण से पूरे पौधे का इस तरह से उसका भोजन पालन चलता है। उसके बाद उसके पास 100%, उसके पास पूरा 100% है। यही 100% यदि फिर इसको हिरन ने खा लिया, यानी कि हिरन आया और उसके बाद जिराफ आया, उसको पेड़ को खा लिया, तो पेड़ को जब खाया तो उसके पास इसका मात्र 10% एनर्जी पेड़ का जाएगा, और जो बचेगा 90% तो क्या ऊष्मा के हीट के फॉर्म में या किसी डाइजेशन के फॉर्मेट में वो है जो बाहर निकल जाएगा, यानी फिर से एनवायरमेंट में वो चला जाएगा। और उसका भी 10% कहा जाएगा, तो इस तरह से आगे जाएगा। तो 10% का 1% फिर अगला काउंट, तो ये पहले स्तर का उपभोक्ता रहा, यानी प्राइमरी कंज्यूमर। इस सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें तो 1% इसका हो गया, यानी कि इसको देख सकते हैं जिराफ ने खाया या फिर बकरी खाया, बकरी को आदमी ने खा लिया, तो सेकेंड लेवल के जो कंज्यूमर, यानी कि मान लें कि आदमी ने खा लिया, तो उसके पास भी 1% गया। अब जो आदमी है, आदमी जब मर गया तो उसका भी कुछ प्रोडक्ट बचा, तो उसका भी 1% का एनर्जी का 10% उसका भी हिस्सा काउंट खा लिया। तो जो कीड़े मकोड़े हैं, जो बैक्टीरिया फंगस जब डिकम्पोज करते हैं तो उसको खाते हैं, तब 0.1% ही ऊर्जा उसमें जाता है डिकम्पोजर में। और डिकम्पोजर जो लास्ट क्या घटक होते हैं, और इस तरह से एक सफाई कर्मचारी के रूप में यहाँ पे काम करते हैं, उस तरह से उसको वेतन भी मिलता है सफाई कर्मचारी का। तो ये डिकम्पोजर के रूप में है जो तीसरे लेवल पे ऊपर काम करता है। तो इसको मानव को और भी कोई खा सकता है, लेकिन लास्ट लेवल क्या होता है डिकम्पोजर का, और इस तरह से वो बैक्टीरिया और फंगस के रूप में इस तरह से काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जब, और इसमें आपने बता दिया कि क्या है, तो इसका जो सीधे देख सकते हैं कि एनर्जी पिरामिड क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। क्या हमेशा सीधा होता है, ऊपर की ओर जा रहा है। लेकिन बायोमास एनर्जी में क्या होता है, इसी को उलट दिया जाता है। बायोमास एनर्जी में, बायोमास एनर्जी पिरामिड की बात करें, बायोमास एनर्जी पिरामिड, बायोमास एनर्जी पिरामिड की बात करें, और ये पिरामिड क्या है, तो मिस्र में जानते हैं कि वो जो दफनाया जाता था उसे ही इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाया गया था, उसी के नाम पे ये पिरामिड रखा गया। और बायोमास एनर्जी की बात करें तो इसमें स्थलीय क्षेत्र में क्या होता है, स्थलीय क्षेत्र में, टेरेस्ट्रियल एरिया में क्या होता है, तो इस तरह से बायोमास है जो क्या, तो सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। और जलीय क्षेत्र की बात करें तो जलीय क्षेत्र की बात करें, जलीय क्षेत्र की बात करें तो क्या होता है, तो जलीय क्षेत्र में ये उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है, जलीय क्षेत्र में उल्टा होता है। इसका एग्जांपल हमने बता दिया, समझा दिया। तो उम्मीद करेंगे कि यह इस तरह से स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। और इसका रूल किसने दिया था, तो लिंडमान के द्वारा इस रूल को लाया गया था। अगला है ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से कौन से दो बलों के बीच का अंतर होता है, तो द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस टाइड्स इज द डिफरेंस बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस, तो किसके बीच में यह अंतर होता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण खिंचाव यानी कि जो ग्रेविटेशनल पुल है, और केंद्र त्यागी बल यानी कि इसको कह सकते हैं क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। जानते हैं सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में आपको पता होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वही आपने इसका एग्जाम्पल को अभी आपको एक्सपेरिमेंट रूप से देखना है। तो इसमें आपने देखा होगा कि क्या, जो आप लट्टू या फिर इस तरह से चक्का घुमाते, इस तरह से घुमाते हैं, तो क्या होता है, तो ये अपने सेंटर की ओर ही आकर के इस तरह से घूमते रहता है, और ये बाहर नहीं फेंकाता है, अपने टेंजेंट की ओर नहीं फेंकाता है। यानी कि यदि आप इस तरह से घुमा रहे हैं तो इस तरह से घूमते जा रहा है, इस तरह से घूमते जा रहा है। और उसमें क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है, तो इसमें क्या है, तो इधर अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी जो सेंटर है, सेंटर से अवे होता है, जिस कारण से क्या है, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। वैसा फोर्स जो अवे फ्रॉम द सेंटर हो और जो टुवर्ड्स द सेंटर हो, यह सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, जिसे अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं या केंद्र त्यागी बल भी बोलते हैं। क्या, तो सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका ये ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो टुवर्ड्स द सेंटर। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें होता है अवे फ्रॉम द सेंटर। क्या, अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सेंटर से दूर भागता है। जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया, ये अवे फ्रॉम द सेंटर होकर काम करता है, जिस कारण से क्या होता है, तो ये पॉल्यूटेंट्स को बाहर निकालता है और उस तरह से साफ कपड़ा की सफाई करता है। लेकिन इसका एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे साइकिल आप है जो मोड़ पे मोड़ते हैं तो इस तरह से मुड़ के निकलते हैं, तो यानी कि सेंटर की तरफ ही घिसते हैं। और इसमें
जो सोलर सिस्टम में जो सूर्य के चारों ओर क्या तो इस तरह से ग्रह जो चक्कर लगाते हैं वो क्या तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स का ही एग्जाम्पल है। तो ये कह रहा है, यहाँ देख सकते हैं इमेज के माध्यम से इस तरह से दिखाया गया किस तरह से वहां पर ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो यहाँ देख सकते हैं क्या तो पृथ्वी के इधर का छोर और इधर चंद्रमा का छोर दोनों की तरफ से अपना अपना फोर्स लगाया जाता है और इसी के फोर्स के बदौलत ही क्या होता है इस तरह से ज्वार उत्पन्न होता है, ज्वारीय उभार उत्पन्न होता है। और यहाँ इस तरह से देख सकते हैं ज्वारीय उभार किस तरह से होता है तो ये दोनों के फोर्स के माध्यम से ही होता है। तो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और केंद्र त्यागी बल पृथ्वी की सतह पर ज्वार उत्पन्न करने के लिए दो प्रमुख उत्तरदायी कारक होते हैं और चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के आकर्षण के बावजूद भी विपरीत दिशा में एक ज्वारीय उभार भी आता है। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही, रोटेशन के कारण ही उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा लगाए गए संयुक्त प्रभाव के कारण समुद्र के स्तर का बढ़ना और गिरना ही क्या होता है, इसको टाइड कहते हैं, इसको ज्वार कहते हैं, इसको ज्वार कहते हैं। ठीक है। किसी पिंड की वृत्ताकार गति को यथावत बनाए रखने में सहायक गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल का एक उदाहरण है और यह हमेशा गति के लंबवत कार्य करता है। यदि एक पिंड वृत्ताकार कक्षा में गतिशील है तो गुरुत्वाकर्षण बल गतिशील पिंड पर ही कार्य करता है। तो इस तरह से आपने इसको एग्जाम्पल के रूप में देखा, जैसे सन है और इसके चारों तरफ इस तरह से प्लैनेट घूमता है। तो ये सब सारे कहाँ है, गुरुत्वाकर्षण बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों का एग्जाम्पल है। कोरियोलिस बल और गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की बात करें तो अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर निर्देशित होता है, घूर्णन की धुरी के लंबवत होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल ग्रह के केंद्र की ओर इंगित करता है, जैसा इसमें दिखाया गया। अपकेंद्रीय बल चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के साथ उच्च ज्वार और निम्न ज्वार उत्पन्न करने के लिए संपर्क में आता है और यह मुख्य कारण है कि पृथ्वी पर कई स्थानों पर प्रतिदिन दो उच्च ज्वार अनुभव किए जाते हैं, यानी कि हाई टाइड, एक लो टाइड, हाई टाइड, लो टाइड, इस तरह से इसमें दो उच्च ज्वार होता है जो प्रतिदिन इस तरह से अनुभव किया जाता है। यहां इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। आगे बात करें, निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, ये पूछा है, नहीं कौन नहीं है। तो इसमें देख सकते हैं कि कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी के राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो राइट बैंक में कौन कौन से आ जाते हैं, इधर राइट बैंक है ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक सहायक है और इधर लेफ्ट बैंक है। इसमें राइट में देख सकते हैं तुंगभद्रा हो गया, मालप्रभा, घाटप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, वरना, कोयना, ये सब सारे क्या है तो कृष्णा नदी के प्रमुख क्या है तो ये सब दाहिनी ओर से बहने वाले नदियां हैं जो सहायक नदी हैं। जबकि भीमा, डिंडी, हलिया, मूसी, मुनेरू, ये सब सारे क्या है तो इधर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसका, कृष्णा नदी के। और यहाँ देख सकते हैं सबसे बड़ी नदी इसकी बात करें तो इसमें सबसे बड़ी नदी कौन है तो इसमें राइट बैंक में तुंगभद्रा नदी सबसे बड़ी नदी है और इधर मूसी नदी, इधर क्या है तो ये भीमा नदी है जो सबसे बड़ी नदी है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में। मूसी नदी की बात करें तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है और ये पूछा भी गया कई बार, और ये हैदराबाद शहर जो लोकेशन है इसका, ये मूसी नदी के किनारे ही हैदराबाद यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो याद रखना है, कह रहा है कि कौन, तो दिए गए विकल्प में कौन कृष्णा की सहायक नदी है तो इसमें मिलान कर सकते हैं। तो तुंगभद्रा यहाँ पे हो गया, घाट प्रभा भी हो गया। पेन गंगा की बात करें तो पेन गंगा मिलाते हैं तो पेन गंगा कहीं भी कोई पेन गंगा नहीं है, पंचगंगा है, तो इसमें पंचगंगा यहाँ है, तो इस तरह से पेन गंगा इसका गलत हो जाएगा। और बात कर ले तो इधर तो पेन गंगा क्या है, कृष्णा नदी की नहीं गोदावरी की एक प्रमुख सहायक नदी के रूप में जानी जाती है और है। ठीक, वही गोदावरी नदी की बात करें तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और बेसिन इसका कहाँ है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के भी छोटे हिस्सों में यह फैला हुआ है और अंत में फिर कहाँ गिरता है तो इधर फिर जाकर बंगाल के खाड़ी में, इधर बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। कौन सी नदी तो गोदावरी नदी। और ये कहाँ से तो ये इधर महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलकर आती है और यहाँ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के हवाले जाकर के इधर बे ऑफ बंगाल में गिर जाते हैं। गोदावरी की सहायक नदी की बात करें, इसकी सहायक नदियां कौन कौन हो सकती है तो पेन गंगा हो गया। देखिए पेन गंगा किसकी, कृष्णा की नहीं है, किसकी तो गोदावरी की है। पेन गंगा, वैन गंगा, वर्धा, मंजीरा, ये सब सारे क्या है प्रमुख नदियां हैं जो इसकी सहायक नदी है। और गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है, गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन देख सकते हैं क्या है, तो इसमें चारों नाम याद रखना है कि पेन गंगा, वैन गंगा, वर्धा और मंजीरा, ये चार प्रमुख ऐसे सहायक नदी है जो गोदावरी की है। कृष्णा नदी के बारे में हमने बात किया तो ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में फैली हुई है। और कृष्णा नदी कहाँ से तो महाबलेश्वर के पास पश्चिम घाट से यह निकलकर आती है और
इसकी सहायक नदी के बारे में हमने बात किया। तो घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा, भीमा और मूसी इसके प्रमुख सहायक नदियां हैं। और भीमा नदी कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी भी है। और कृष्णा सागर डैम भी यहाँ पे ये कृष्णा सागर डैम भी कृष्णा नदी पे बनाया गया है। कावेरी नदी की बात करें तो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है और कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ों में तलकावेरी से यह जो निकलती है, तलकावेरी से निकलती है। और ये कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट के कहां से? ब्रह्मगिरी पहाड़ से निकलती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, ब्रह्मगिरी। जबकि यदि पूछ दे कि ब्रह्मयोनी पर्वत कहाँ है, ब्रह्मयोनी, ये क्वेश्चन है जो बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रह्मयोनी पर्वत कहाँ पे है, तो ये गया जी में स्थित है, गया जी। ठीक है। यह गोदावरी और कृष्णा के बाद दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? कावेरी। और ये भी कहाँ गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। जानते हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, दामोदर, ये सब सारी नदियां कहाँ गिरने वाली है? तो इधर बे ऑफ बंगाल में, यानी कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी पूर्वी की ओर गिरने वाली नदी है। जबकि इधर की ओर गिरने वाली नदियां कौन कौन से है? तो इधर नर्मदा हो गया, तापी हो गया, साबरमती हो गया, माही हो गया, या फिर कह सकते पेरियार नदी हो गया। ये सब सारे कहाँ गिरते हैं? तो इधर अरेबियन सी में गिरते हैं, अरब सागर में गिरते हैं। तो ये सहायक नदी क्या है? तो कावेरी की सहायक नदी है हेमवती, हरंगी, अमरावती और सिमसा। ऐसे प्रमुख कुछ सहायक नदियां हैं जो कावेरी की है। महानदी नदी की बात करें तो यह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, पूरब की ओर बहने वाली प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है और छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों से होकर बहती है। और इसकी सहायक नदियां, क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये हसदेव पूछ दिया गया कि हसदेव किसका सहायक नदी है? ओंग, जोक, तेलेन, शिवनाथ, मांड, ईव, ये भी ईव भी पूछा है। तो ईव, हसदेव, मांड, शिवनाथ, ओंग, जोक, तेलन, ये सब सारी किसकी नदी, कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो महानदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। और एक एग्जांपल ये पूछा जाता है कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, कौन सा बेस्ट फ्लोइंग रिवर है? तो हमने बता दिया कि कौन सा ईस्ट फ्लोइंग है, कौन बेस्ट फ्लोइंग है। यानी जो बे ऑफ बंगाल गिरे वो बे ऑफ बंगाल गिरे वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर, बे, और इधर अरेबियन सागर में गिरे तो उसको वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहते हैं। उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तक, दिल्ली से पटना तक के बीच में तीव्र होती है। और ये क्या होता है? तीव्र, काफी, जैसे 45 से 50 डिग्री तक का टेम्परेचर काफी हाई होता है, उसमें है जो शरीर झुलसना शुरू हो जाता है और काफी है जो तेज हवाएं, लू यानी गर्म हवाएं चलती, जिस कारण से काफी लोग इसमें मारे भी जाते हैं। तो ये लू चलती है कहाँ पे? तो ये नॉर्थ बिहार या नॉर्थ इंडिया में कह सकते हैं, इस तरह से चलती है। मैंगो सावर की बात करें, जो शुरुआत में जब ये पूर्व मानसून के समय आता है और इस तरह से केरला और कर्नाटक के क्षेत्र में ये पूर्व मैंगो सावर आता है। केरला कर्नाटक क्षेत्र में, केरला कर्नाटक के क्षेत्र में आता है और इस तरह से आम को पकाने में काफी सहायता करता है। ऐसे हल्के हल्के बारिश होती है। और नॉर्वेस्टर की बात करें, जो काल वैसाखी कहा जाता है, काल वैसाखी और पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के क्षेत्र में यह जो मुख्य रूप से आता है काल वैसाखी, और इसे कहा जाता है क्या? नॉर्वेस्टर, यानी कि इसमें बहुत तेज हवाएं चलती है, बहुत तेज अधिक वर्षा होती है, तो काल वैसाखी से नाम दिया गया है। और ये कहाँ? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के क्षेत्र में है, जो मुख्य रूप से ये परेशान करता है। हालांकि कुछ फसल होते हैं जो जैसे जूट हो गया, उसको भी कुछ फायदेमंद भी पहुंचाते हैं। तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपको पता है कि जो सॉइल का जो कलर रेड होता है वो किसके कारण होता है? तो इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिस कारण से ये लाल होता है। तो इसमें लौह यौगिक पाए जाते हैं, आयरन कंपाउंड्स पाए जाते हैं। और भी इसमें देख लेते हैं, बहुत सारे से मिट्टी में इसके गुण होते हैं, तो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है। तो किसी भी मिट्टी के द्वारा दिखाया गया रंग, उस मिट्टी में क्या होता है? उसके मौजूद में उसके जो पोषक तत्व होते हैं, यानी कि उसके जो मिनरल्स पाए जाते हैं उसमें, उसी कारण उसका कलर भी डिसाइड होता है। और मिट्टी के रंग को निर्धारित करने वाला एक मुख्य कारक क्या होता है? तो ऑक्साइड की संरचना होती है, जिसमें मिट्टी को डिजाइन किया गया। जैसे मिट्टी का रंग लाल हो गया तो उसमें आयरन ऑक्साइड के कारण। मिट्टी का लाल रंग विभिन्न रंग से अलग होता है, जैसे कि लाल से भूरा, पीला, घूसर या कुछ मामलों में काला भी हो सकता है। और जैसे कि आपने देखा रेगुर सॉइल, जिसे काला मिट्टी कहते हैं, और ये कहा तो कपास के लिए उत्पादन के लिए फेमस है। ये कहा महाराष्ट्र और गुजरात, मालवा के क्षेत्र में, डेक्कन प्लेटू के क्षेत्र में है, जो इस तरह से मुख्य रूप से पाया जाता है। इसे स्वतः जुती हुई मिट्टी भी कहा जाता है और ये रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। लाल मिट्टी में लोहे की मात्रा काफी अधिक होती है, जो इसके रंग का कारण है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड लाल भूरे रंग का होता है। लाल मिट्टी में समान पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, ह्यूमस, फास्फोरिक एसिड, चूना, मैग्नीशियम आदि की क्या होती है? तो कमी होती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ देता है कि लाल मिट्टी में किसकी कमी होती है? तो नाइट्रोजन की कमी होती है। ये पूछ देता है कि नाइट्रोजन की कमी होती है, ह्यूमस की कमी होता है, फास्फोरिक एसिड, चूना, मैग्नीशियम आदि की कमी होती है। लेकिन यह
पोटास में काफी समृद्ध होता है। तो लाल मिट्टी में काफी पोटास पाया जाता है, पोटास इसमें पाया जाता है। इसमें पूछ देता है कि नाइट्रोजन कम हो गया, पोटास ज्यादा हो गया, तो पोटास इसमें ज्यादा, नाइट्रोजन कम। और मिट्टी का पीएच क्या होता है, तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल से फिर अम्लीय तक हो जाता है, यानी कि न्यूट्रल से एसिडिक की ओर ये बढ़ता है। और इसका गठन प्राचीन क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों की अपेक्षा अपक्षय के कारण होता है, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक और क्रिस्टलीय रॉक के टूटने के कारण इसका जिस तरह से निर्माण होता है। और आमतौर पर अम्ल ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज चट्टान, नीस और फेल्सपैथिक चट्टान का इस तरह से बनाता है। यदि हम रासायनिक संरचना को देखें तो लाल मिट्टी मूल रूप से सिलिशियस और एल्यूमिनस की होती है, साथ ही रेत के रूप में यह मुक्त क्वार्ट्ज मौजूद होते हैं, लेकिन यह पोटासियम से भरपूर होता है। लाल मिट्टी रेत से लेकर चिकनी मिट्टी तक हो सकती है, जिसमें से अधिकांश इसमें क्या दोमट मिट्टी होती है। लाल मिट्टी का सबसे निचला हिस्सा क्या होता है, गहरे रंग का होता है और बहुत ही उपजाऊ होता है, जबकि ऊपरी परत इसमें अपेक्षाकृत रेतीली होती है और संरद्र होती है और इस कारण से काफी उपजाऊ नहीं होती है। इस प्रकार उर्वरक और सिंचाई के उचित उपयोग से कपास, बाजरा, गेहूं, चावल, तिलहन, दालें, तंबाकू और फल जैसे भी विभिन्न फसल का उत्पादन यहाँ पे उच्च तरीके से यहाँ किया जा सकता है। लाल मिट्टी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा संसाधन है, जिसका कृषि के सतत विकास और अर्थव्यवस्था के स्वस्थ विकास के लिए पर्याप्त प्रभाव भी इस पर पड़ता है। तो इस तरह से भी इसका लाल मिट्टी के बारे में आप लोग समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके एक बार आप लोग अपने तरीके से पढ़ लीजिए। अगला है कि डंकन पास। डंकन पास निम्न में से किसके बीच में यह स्थित है, तो डंकन पास इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता है कहाँ पे, तो ये साउथ और लिटिल अंडमान, साउथ एंड लिटिल अंडमान में स्थित है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान में यह स्थित है। इसको मैप में माध्यम से इस तरह से देख सकते हैं डंकन पैसेज का। तो ये डंकन पैसेज है, क्या है, तो डंकन पैसेज है। डंकन पैसेज कहाँ पे है, तो इस तरह से देख सकते हैं डंकन पैसेज जो साउथ और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। साउथ अंडमान, यहाँ हो गया साउथ अंडमान, इधर मिडिल अंडमान और ऊपर ये नॉर्थ अंडमान है, और इधर साउथ अंडमान और ये लिटिल अंडमान, ये दोनों के बीच में ही स्थित है। साउथ अंडमान और इसके बीच में क्या है स्थित है, तो इस तरह से देख सकते हैं डंकन पैसेज। और यही 10 डिग्री चैनल है, ये 10 डिग्री चैनल है, ये 10 डिग्री 15 डिग्री कुछ है नहीं, क्या है, तो यही जो आपने देखा होगा, तो इस तरह से जो 0 डिग्री हो गया, क्या है 0 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री आपने देखा, तो ये क्या है इक्वेटर है। और यही 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री क्या है नॉर्थ है, और ये नॉर्थ क्या है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। और इधर 23.5 डिग्री साउथ क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इधर साउदर्न की तरफ है। तो इसी जो 10 डिग्री है, माने कि 0 डिग्री से ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, तो यही भारत क्या है, तो इस तरह से लोकेटेड है। ठीक है, 23.5 डिग्री पे लोकेटेड है भारत। जानते हैं कि इसके 8 राज्यों से गुजरती है। तो यही जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे क्या, तो इस तरह से ये जब 10 डिग्री यहाँ पे क्रॉस कर रही है, 10 डिग्री यहाँ पे क्रॉस कर रही है, तो ये अंडमान और निकोबार, यानी कि कह सकते हैं अंडमान और निकोबार को दोनों को अलग अलग करता है, यानी कि बीच बीच में ये 10 डिग्री चैनल ये दोनों के बीच में ये स्थापित है। और ये कार निकोबार आइलैंड हो गया, यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे आइलैंड है। इसमें जानते हैं कि भारत का एकमात्र जो एक्टिव वोल्केनो आइलैंड है वो कौन सा है, तो बैरन आइलैंड है, वो अंडमान में पाया जाता है। कहाँ, अंडमान में है बैरन आइलैंड, और इसका लोकेशन कहाँ है, तो इधर बैरन आइलैंड है। ये एक्टिव वोल्केनो है, ये याद रखना है। ठीक है, और यह बात करें पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, जिसका अभी हाल ही में इसका नाम है जो बदल दिया गया है, और इसका नाम है जो क्या रखा गया है, तो इसका नाम आपको याद रखना है। इसका नाम है जो अभी हाल ही में बदला गया है, रखा गया श्री विजयपुरम। क्या, श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम। और इसको सितंबर 2024 में, यानी कि पिछले मंथ में ही इसका नाम है जो बदला गया था। सितंबर 2024 में नाम बदला गया था, श्री विजयपुरम इसका नाम रखा गया है, श्री विजयपुरम। डंकन पैसेज तो देख सकते हैं साउथ और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। और इधर क्या है, तो इधर लिटिल अंडमान है, लिटिल निकोबार है, और यहाँ पे ग्रेट निकोबार है, तो लास्ट में निकोबार है। और इधर क्या है, तो इधर इंदिरा पॉइंट है। क्या, इंदिरा पॉइंट जो सबसे नीचे है, यानी कि सबसे पीछे है, सबसे कह सकते हैं कि भारत की सबसे अंतिम बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर कहाँ, श्रीलंका हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, कराईकल जो पौंडीचेरी इस तरह से भारत के मैप को शेप बनाते हुए हमने दिखाया अंडमान निकोबार को। और इधर क्या है, तो 8 डिग्री चैनल उसी तरह से क्या, तो इस तरह से जिससे भारत का मैप है, भारत का मैप है, तो इधर क्या है, कह रहा 8 डिग्री चैनल। तो मालदीव यहाँ मान लें कि इंडियन ओशन है, इधर क्या है, तो इधर श्रीलंका हो गया, ये भारत हो गया, और इधर क्या है, तो श्रीलंका हो गया। मान लें कि इधर श्रीलंका है, तो श्रीलंका की इधर क्या है, मालदीव हो गया, मेडागास्कर हो गया। तो ये मालदीव से ऊपर इधर क्या हो गया, मिनिकॉय हो गया, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में ये 8 डिग्री चैनल हो गया। और इधर फिर लक्षद्वीप हो गया, तो लक्षद्वीप के बीच में फिर 9 डिग्री चैनल है, जो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग कर देगा। फिर 10 डिग्री चैनल इधर
कहाँ, तो इधर हो गया 10 डिग्री, इधर आगे बढ़ा तो इधर अंडमान और निकोबार को यानी कह सकते हैं लघु अंडमान को कार निकोबार से ये अलग करता है। यहाँ देख सकते हैं ये 10 डिग्री चैनल क्या है, तो लघु अंडमान यानी लिटिल अंडमान को कार निकोबार आइलैंड से दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल है, या कह सकते हैं पूरे अंडमान और पूरे निकोबार के बीच का ये पॉइंट है, चैनल है। और पाक जल संधि की बात करें तो ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है। यहाँ देख सकते हैं क्या है, तो इधर ये श्रीलंका है और इधर भारत है, भारत के क्षेत्र है, और ये क्या, तो इसी के बीच में ये है जो पाक स्टेट है जो बीच में भारत और श्रीलंका को अलग करता है। और भी बात करें कोको जल संधि कहाँ है, तो कोको जल संधि की बात करें तो और इसके इधर जाइएगा, इधर आप अंडमान निकोबार के और उस साइड जाएंगे तो इसमें कोको आइलैंड है, जो कोको आइलैंड किसको अलग करता है, तो इधर देख सकते हैं ये अंडमान को कोको द्वीप से अलग करता है। जो कोको द्वीप कहाँ पे स्थित है, म्यांमार में स्थित है। कोको द्वीप कहाँ, म्यांमार में स्थित है, तो म्यांमार इधर ऊपर के लोकेशन में है, ठीक है, कोको द्वीप ऊपर हो जाएगा। और इधर क्या है, तो नारकोंडम आइलैंड है, जो क्या है, नारकोंडम आइलैंड एक डॉर्मेंट वोल्केनो है, जो ऊपरी अंडमान में स्थित है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा इसमें युग में दिए गए सुमेलित है, स्थानांतरित कृषि और राज्य और क्षेत्र, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, तो जानते हैं कि एक क्षेत्र में कृषि करना, उसके बाद उस फसल को काट देना, उसके बाद वहां पे दूसरी फसल को बो देना, और ऐसी प्रथा है जो मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्रों से है जो आती है, और वहां पे ज्यादातर ये की जाती है। जैसा कि आपने देखा इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा इसमें सही सुमेलित है, तो पामा डावी की बात करें तो ये उड़ीसा में सही है। कुमारी कहाँ है, तो पश्चिमी घाट में, कहा पश्चिमी घाट में है। और भी पोडू कहाँ, केरल में नहीं है, पामलू झारखंड में नहीं है, तो इस तरह से ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ देख सकते हैं और भी कुछ दिया गया है नाम, जैसे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका नाम क्या है, तो देपा डुहिया या बेबर, जिसको अन्य नाम से जाना जाता है। वहीं उत्तर पूर्वी राज्य की बात करें तो झूम कृषि यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से या झूम खेती के नाम से उत्तर पूर्वी राज्य में जाना जाता है। ऐसे भारत में पूरी तरह से इलीगल है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्रों में इसको लीगल भी किया गया है, क्योंकि उसकी जरूरत है, जीवन यापन करने की जरूरत है। ओडिशा की बात करें तो पामा डावी या कुमान या ब्रिंगा इसको कहा जाता है। राजस्थान में बात करें तो इसको अन्य नाम से बात्रा या बालरे या वालतरे नाम से जाना जाता है। झारखंड में इसको कुरुबा के नाम से जाना जाता है। मेघालय में इसको बोगमा के नाम से जाना जाता है, जबकि मणिपुर में इसको पामलू के नाम से जाना जाता है, जबकि पश्चिमी घाट में इसको कुमारी के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा के नाम से जाना जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला जो अंडमान निकोबार में है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला और अंडमान निकोबार में इसको दीपा के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे कई बार मिलान करने के लिए पूछ दे सकता है, तो आपको ये एक बार लिस्ट को ध्यान में रखते हुए आप लोग चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि दुग्धधारा जलप्रपात की अवस्थिति कौन से नदी पे है, तो जानते हैं कि दुग्धधारा कहाँ पे है, तो यह है जो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नर्मदा नदी पे ये स्थित है। नर्मदा नदी पर दुग्धधारा ये स्थित है। और भी बहुत सारे ऐसे जलप्रपात है जिसको आप देख सकते हैं। और यहाँ क्या है, तो जो गरसोप्पा, जिससे महात्मा गांधी भी जलप्रपात कहते हैं, शरावती नदी पे है। कई बार ये एनडीए और सीएपीएफ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये कर्नाटक में स्थित है। चुलिया जलप्रपात की बात करें तो चंबल नदी पे है, और ये राजस्थान में स्थित है। गोकक जलप्रपात की बात करें तो घाट प्रवाह नदी पर स्थित है, और कर्नाटक में स्थित है, घाट प्रवाह नदी पर स्थित है। और गोकक जलप्रपात कहाँ, तो घाट प्रवाह, और ये कर्नाटक में है। चित्रकूट की बात करें तो ये इंद्रावती नदी पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। वहीं शिव समुद्रम जो कावेरी नदी पे है, और ये कर्नाटक में शिव समुद्रम है। वहीं कुंचिकल जलप्रपात जो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये बाराही नदी पे स्थित है, बाराही नदी पे स्थित है, और ये कहाँ, कर्नाटक में कुंचिकल है। दसम जलप्रपात की बात करें तो कांची नदी पे है, और ये झारखंड में है। वहीं हुंड्रू जलप्रपात की बात करें तो स्वर्ण रेखा नदी पे है, और ये झारखंड में है। वहीं कपिल धारा की बात करें, धुआंधार जलप्रपात, ये सब सारे कहाँ हैं, तो इस तरह से नर्मदा नदी पे है, और मध्य प्रदेश में। कहाँ, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ब्रह्मकुंड की लोकेशन बिहार के कौन से जिले में है, तो ब्रह्मकुंड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ब्रह्मकुंड यदि आपने नालंदा के राजगीर में गए होंगे तो आपने इस तरह से, जहाँ पे सबसे अधिक टेम्परेचर का अभी तक का 87 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर का यहाँ पे पानी है जो नेचुरली रूप से आता है, वहाँ पे लोग स्नान करने जाते हैं। और यह मान्यता है कि वहाँ पे नहाने से क्या होता है, तो शरीर में जो बीमारी होती है, उसमें जो स्किन डिजीज होते हैं, वो भी है जो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से नालंदा में इसका लोकेशन है। और भी कुछ
ऐसे गर्म कुंड है, जलकुंड है जिसके बारे में जान लें। सप्तधारा, सूर्य कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड, मखदूम कुंड, ये सब सारे कहाँ स्थित है? तो ये राजगीर में स्थित है। कहाँ पे? राजगीर में इसका लोकेशन है। वहीं लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, जन्म कुंड, ऋषि कुंड, रामेश्वर कुंड और भरारी कुंड की बात करें तो ये मुंगेर में स्थित है। कहाँ पे? मुंगेर में स्थित है, मुंगेर में। तो कई बार पूछा है सीता कुंड कहाँ, लक्ष्मण कुंड कहाँ है, तो ये मुंगेर में है। अग्नि कुंड की बात करें तो ये गया जी में स्थित है। कहाँ? गया जी में इसका लोकेशन है। आगे बढ़ते हैं पॉलिटी की ओर। ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ है और उसके बाद हम लोग पॉलिटी की ओर बढ़ेंगे। तो भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं क्या क्या है? तो जानते हैं इसमें कौन कौन से इसमें सही दिया गया है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। तो आपको पता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू नॉट अपर हाउस ओनली लोअर हाउस। तो इसमें अपर हाउस कट जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा? लोअर हाउस। यानी लोकसभा के प्रति क्या होता है? पूरे मिनिस्ट्री कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको जवाबदेही होना होता है कि जो भी काम वो करते हैं उसका। बगैर सांसद बने कोई भी व्यक्ति केवल 6 माह तक ही मंत्री पद पर रह सकता है। अभी आपने देखा कि सांसद हो या फिर मंत्री हो, कोई भी जैसे विधानमंडल या विधानसभा या फिर विधान परिषद का, अभी आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम पार्टी के कोटे से उनके बेटे दीपक प्रकाश को बनाया गया है पंचायती राज मंत्री और उन्होंने शपथ भी लिया बिना मंत्री, बिना विधायक या बिना एमएलसी रहते हुए। लेकिन उनको 6 महीने तक ही वो मंत्री रह पाएंगे। यदि उनको मंत्री पद आगे बढ़ाना है, मंत्री पद को आगे कंटिन्यू करना है, तो उनको क्या करना है? तो 6 महीने के अंदर एमएलसी बनना है। अब विधानसभा के सदस्य तो या तो बाई इलेक्शन होगा तभी बन पाएंगे, लेकिन यदि उनको बनना है तब वहां पे क्या बन सकते हैं? तो ये एमएलसी बन सकते हैं। एमएलसी बन के विधान परिषद का सदस्य बन के मंत्री पद ग्रहण कर सकते हैं। तो ये सही हो जाएगा। मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के शपथ लेता है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष नहीं लेता है, लेकिन कहाँ पे? तो मंत्री अपना पद संभालने राष्ट्रपति के समक्ष अपने अपनी अभी राज्यों में राज्यपाल के प्रति आपने देखा कि बहुत सारे मंत्री यहाँ पे गांधी मैदान में शपथ लेते हैं राज्यपाल के प्रति। वैसे ही केंद्र में राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति क्या है? तो वास्तविक कार्यपालक नहीं है, एक नाम मात्र के एक विधिक अधिकारी है। कह सकते हैं कि क्या? एक नाम मात्र के है, जो क्या दूसरा से एक डिफैक्टो है। सॉरी, इसमें क्या है? तो राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री हो जाएगा। क्या? पीएम हो जाएगा, जो वास्तविक कार्यपालक है। यानी कि प्रेसिडेंट इज द रियल एग्जीक्यूटिव, नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव। तो इसमें चौथा गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा और इसमें दूसरा तो सही है और पहला गलत है। तो इसमें कह रहा है कौन सा सही है? तो केवल 2 इसमें सही हो जाएगा। आगे है किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? देखिए 6 महीने तक का शुरुआत में राष्ट्रपति शासन लगता है, लेकिन यदि इसको और भी बढ़ाया जा सके, बढ़ा के इसको है जो हर एक 3 साल तक मैक्सिमम लिया जा सकता है। यानी 3 साल तक मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन एक बार में 6 माह। और ये हर एक 6 माह पे जब बढ़ाया जाएगा तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सम्मिलित से सहमति से ही आगे बढ़ाया जाएगा। और इसको बाद में यदि बीच में जैसे 6 माह के अंदर ही क्या होता है, जिसे अपने पास किया और लोकसभा का विघटन हो गया, तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति शासन, तो ये क्या कर रहा है? तो राष्ट्रपति शासन तो लगा रहेगा किस राज्य में, तो राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा, लेकिन कह रहा है कि इसको मैक्सिमम 3 साल तक इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसा इसमें नियम में दिया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में पाकिस्तान को प्रव्रजन यानी कि पाकिस्तान माइग्रेट करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार का उल्लेख दिया गया है? तो अनुच्छेद या 7 में दिया गया। जानते हैं कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक संविधान में दिया गया है। किससे? तो 5 से 11 तक दिया गया है। किससे? तो नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 में किसको नागरिकता मिलनी चाहिए, इसके बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, पाकिस्तान से भारत को आने वाले कुछ व्यक्ति को नागरिकता के अधिकार हैं। ठीक है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, भारत से पाकिस्तान जाने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार है में बारे में बताया गया। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भी भारतीय नागरिक न होना, यह भी बताया गया। अनुच्छेद 10 में नागरिकों के अधिकार का बना रहना, ऐसा अनुच्छेद 10 में दिया गया है। अनुच्छेद 11 में संसद के द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि के द्वारा विनियमन किया जाना, यह भी क्या है, तो इस तरह से अनुच्छेद 11 में दिया गया। ये क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है कि जो भी सिटीजनशिप से संबंधित जितने सारे, जैसे कि आपने एनआरसी का नाम सुना होगा या सीएए कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या सीएबी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में सुना होगा, तो सारे संसद के द्वारा इसको नागरिकता के अधिकार के ऊपर है जिसमें काम किया जाता है। आगे बात करें कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है।
तो हाउ इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा रिमूव्ड, तो इसमें लोकसभा के जो अध्यक्ष को लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत और से पारित संकल्प के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से नहीं, पारित संकल्प के द्वारा नहीं, इसको लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से इसको पारित संकल्प करके इसको हटाया जा सकता है, किसको, लोकसभा के अध्यक्ष को। और लोकसभा के जब अध्यक्ष अपना इस्तीफा भी सौंप सकते हैं, किसको, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और लोकसभा उपाध्यक्ष किसको, तो लोकसभा के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। तो यहां देख सकते हैं कि राष्ट्रपति को भारतीय संसद के द्वारा भारत के संविधान का उल्लंघन करने हेतु महाभियोग प्रक्रिया भी के द्वारा भी इसको हटाया जा सकता है। और जानते हैं कि आर्टिकल 61 के द्वारा इसको दिया गया है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाकर इसको हटाया जा सकता है, और यह प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के द्वारा शुरू की जा सकती है, और सदन राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप लगाकर प्रक्रिया भी शुरू करता है, तो इस तरह से भी काम करता है। प्रधानमंत्री कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही समाप्त हो सकता है यदि उसे सदस्यों का साधारण बहुमत प्राप्त नहीं होता है, और तब इसे अविश्वास यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इसे कहा जाता है। 3 प्रधानमंत्रियों आई.के. गुजराल, एच.डी. देवेगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी को इसी तरह से कार्यालय से नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा करके इसको हटाया गया, यानी कि जितना बहुमत होना चाहिए उतना बहुमत नहीं हासिल हो सका, और इस कारण से काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को इस तरह से त्यागपत्र देना पड़ जाएगा, होल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को। अगला है ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो इसमें अनुच्छेद 243A में यह दिखाएगा किस तरह से ग्राम सभा होता क्या है। तो इसमें जितने सारे पंचायती लेवल में जो चुनाव अपना देते हैं, वोटिंग करते हैं, जैसे कि कोई भी ग्राम पंचायत के 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक युवा के उम्र के व्यक्ति उसमें होते हैं, जो इसका उसमें वोटिंग लिस्ट में नाम होता है, वो सारे ग्राम सभा के सदस्य के रूप में काम करते हैं। तो अनुच्छेद 243 से में यह दिया गया कि ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है जो कौन सा अनुच्छेद में, तो ये 243A में यह दिया गया, 243A में यह दिया गया है। और भी बात करें 243B में पंचायत के संविधान से संबंधित है, यानी 243 में क्या है, तो पंचायतों के संविधान से संबंधित है, के संविधान से यह संबंधित है। और भी बात करें 243C हो गया, 243D हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एक बार नोट कर लेंगे। तो 243C पंचायतों की संरचना से संबंधित है, किस तरह से पंचायत का संरचना होगा, और पंचायतों में सीटों का बंटवारा 243D बताता है। पंचायत में सीट का बंटवारा यानी किस तरह से महिलाओं का इसमें रिजर्वेशन होगा, किस तरह से SC ST का सीट बटेगा, किस तरह से अदर बैकवर्ड क्लासेस का सीट बटेगा, तो उसके लिए पंचायत में सीट का बंटवारा का बात किया गया है। ठीक है, बाकी हमने पंचायती राज के ऊपर है कई बार हमने बता दिया है, तो उसको आप पीछे वाले वीडियो भी देखेंगे तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है, तो इसमें जानते हैं कि इसमें धर्म के ऊपर है, जिसमें धार्मिक न्याय की बात इसमें नहीं किया गया है, और इसमें गुट निरपेक्ष यानी कह सकते हैं क्या, तो इसमें धर्म निरपेक्ष है जो भारत के संविधान में दिया गया है, प्रस्तावना में दिया गया है। इसमें लेकिन सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, ये तीनों को न्याय के ऊपर इसमें बात की गई है। जैसा आप प्रस्तावना इस तरह से पढ़ सकते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड गिव आवरसेल्व्स एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यही जस्टिस है। और इस तरह से न्याय, लिबर्टी की बात करें, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप का इस तरह से क्या, तो इस तरह से लिबर्टी की बात करता है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन की बात करता है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट दिस 26th day of November 1949 डू hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution, तो इस तरह से दिया गया है। यहाँ पे बता सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को ही अडॉप्ट किया गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था, और इसमें जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, 3 तरह के जस्टिस है। इसमें कोई भी धार्मिक न्याय इसमें बात नहीं की गई है। और हिंदी मीडियम वाला इस तरह से देख सकते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को
एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 इसको डेट को भी याद रखते हुए चलना है। अगला है प्रमुख संवैधानिक प्रावधान है और कहां से लिए गए हैं। तो मंत्रिमंडलीय सरकार की बात करें तो ये कहां से लिया गया है, तो जानते हैं कि ब्रिटेन के चुनाव से लिया गया है। ब्रिटेन के उस समय जो कैबिनेट गवर्नमेंट था कहां से लिया गया है, तो कैबिनेट गवर्नमेंट ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से? ब्रिटेन से लिया गया है कैबिनेट गवर्नमेंट, ये ब्रिटेन से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध जानते हैं कहां से, तो ये कनाडा से सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो 7th शेड्यूल में दिया गया है, 7th शेड्यूल में 7वीं अनुसूची में दिया गया है। और आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन की बात करें तो कहां से, तो ये जर्मनी के बीमार संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कहां पे ज्यादा होनी चाहिए, तो ये दक्षिण अफ्रीका से ये लिया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन देख सकते हैं, 1 का 4 हो जाएगा, 1 का 4 एक ही जगह दिया है, तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। और भी प्रमुख इस तरह से जो स्रोत है कहां से लिए गए हैं उसके बारे में बात किया गया है। अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स हो गया, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति की शक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो कहां से, अमेरिका से लिया गया। उपराष्ट्रपति की स्थिति क्या होनी चाहिए इसके बारे में सब कहां से लिया गया, ये अमेरिका से। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली सरकार की व्यवस्था किस तरह से होनी चाहिए, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आगे बढ़ाता है, जिसमें कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, विधायिका की सर्वोच्चता, एकल नागरिकता, मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी, संसद की प्रक्रिया, ये सब सारे कहां, तो ये ब्रिटेन से लिए गए हैं। जानते हैं कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, वहीं पे अमेरिका में अमेरिका का जो राज का अलग सिटीजनशिप रहेगा, देश का अलग रहेगा, तो 2 सिटीजनशिप वहां पे चलता है। आयरलैंड की बात करें तो डीपीएसपी लाया गया है और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति है वो किस तरह से इसमें फॉलो किया जाएगा, आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से संघीय संरचना की बात करें, समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट लिया गया है। जो क्या कंकरेंट लिस्ट जो समवर्ती सूची है वो कहां, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों इस पे कानून बनाते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करें, ठीक है, ये तो मुख्य रूप से कहा तो ये लिया गया अमेरिका से। और अनुच्छेद 32 और 226 के तहत अदालत की शक्तियां की बात करें तो अभी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया है और रूस से समाजवाद का विचार, क्या रूस के जो क्रांति से लिया गया है समाजवाद का विचार। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया जो आर्टिकल 51A में दिया गया है और इसमें टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर इसको शामिल किया गया था। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो आर्टिकल 368 में दिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति को भी बताया गया है। और कनाडा से एक मजबूत संघ यानी स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात करें, राज्यों के लिए नियुक्त राज्यपाल, आपातकालीन शक्तियां, ये सब सारे कनाडा से लिए गए। फ्रांस से गणराज्य की अवधारणा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श जो कहां से लिया गया है, तो ये इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का जो विचार लाया गया कहां से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लाया गया है। और वहीं विधि के समक्ष जो समानता यानी कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की बात करें तो जापान से यह लिया गया है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से आपको उसको पढ़ लेना है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के कौन सा सूची का विषय है, तो जानते हैं कि किसका, तो ये जनसंख्या नियंत्रण यानी कि जो फैमिली प्लानिंग कर सकता है कौन, तो इसमें राज्य भी कर सकता है और केंद्र भी इसमें कानून बना सकता है। इस कारण से ये समवर्ती सूची है। जानते हैं कि समवर्ती सूची और ये 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल में हमने बता दिया। इसमें क्या है, 3 तरह की सूची बनाया गया है। इसमें क्या है, तो एक यूनियन लिस्ट हो गया यानी केंद्रीय सूची, और इसमें क्या है, एक कंकरेंट लिस्ट हो गया जो बीच बीच में है, जिसमें कानून बना सकता है राज्य और केंद्र दोनों बना सकता है। और एक क्या है, तो स्टेट लिस्ट हो गया। इसमें सब्जेक्ट की संख्या 100 है, इसमें 61 है और इसमें 52 है। और इसके अलावा भी जो भी सब्जेक्ट बचेगा उस पर कौन, केंद्र सरकार यानी संसद भी इस पर कानून बनाएगी। जिसमें इसमें मुख्य रूप से डिफेंस हो गया, डिफेंस का, रेलवे का, बैंकिंग का, एटॉमिक सेक्टर का, सारे ये किसके अंदर, यूनियन लिस्ट में अंदर आता है। कंकरेंट लिस्ट में जो दोनों मिलके बनाए। स्टेट लिस्ट दोनों मिलके बना सकता है या फिर इस तरह से जब राज्य और केंद्र अलग अलग भी बना सकता है, लेकिन इसका राज्य के ऊपर केंद्र का अधिपत्य होता है। स्टेट लिस्ट में बात करें तो हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इसके ऊपर काम करता है। संघ सूची की बात करें तो रक्षा, विदेशी मामले, रेलवे, बैंकिंग सारे संघ सूची में शामिल है। राज्य सूची में पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय, सट्टेबाजी, जुआ, ये सब सारे कहां से, तो ये सब सारे, और इसमें जेल भी है, ठीक है। समवर्ती सूची की बात करें, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, विश्वविद्यालय, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आपराधिक कानून, जानवर के प्रति क्रूरता की रोकथाम करना, वन्य जीव और जानवरों, जंगल आदि की व्यवस्था इसमें सुचारू रूप से करनी है। इसमें क्या इसके ऊपर कानून बनानी है, तो ये केंद्र सरकार के अंदर समवर्ती सूची और ये राज्य सरकार दोनों इसमें काम कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोहरा समिति, बोहरा समिति का संबंध किससे है,
तो राजनेता और अपराधियों की साठगांठ से संबंधित, यानी किस तरह से क्या तो क्राइम को पॉलिटिक्स से खत्म किया जा सके, और इसमें जो घुसे हुए जा रहे हैं बोहरा समिति ने उन्होंने पॉइंट आउट किया, उस तरह से ये जो नेक्सस है पॉलिटिशियन और क्रिमिनल्स का उसको रोकने का प्रयास किया ताकि डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स किया जा सके, यानी कि डिक्रिमिनलाइजेशन किया जा सके, इसके लिए प्रयास किया गया है। अगला है कि कौन भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में थे, तो इनका नाम क्या था, तो बीबी गिरी। जो बीबी गिरी क्या थे, तो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे, जबकि नीलम संजीव रेड्डी क्या है, तो प्रथम क्या तो निर्विरोध चुने जाने वाले पहले ऐसे राष्ट्रपति, यानी कोई भी इनके अगेंस्ट में खड़ा नहीं हुआ और निर्विरोध तरीके से चुने जाने वाले राष्ट्रपति के रूप में कौन थे, तो ये नीलम संजीव रेड्डी थे। जबकि बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु होती है ऑफिस के अंदर, उनके बाद ये उस समय क्या होता है, डॉक्टर बीबी गिरी ही उपराष्ट्रपति होते जो कुछ समय के लिए क्या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बनते हैं, लेकिन इनको भी चुनाव लड़ना था अगले साल राष्ट्रपति के रूप के लिए, तो इनको रिजाइन देना पड़ा। उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह, सॉरी तो उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक फिर काम किया था। ठीक है, इसके बाद बीबी गिरी के बाद, लेकिन ऑप्शन में बीबी गिरी सही हो जाएगा। ठीक है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है किसी भी कारण से, चाहे मृत्यु हो चाहे वो त्यागपत्र दे, तो उनके बाद फिर उपराष्ट्रपति संभालता है। उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो तो सीनियर जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हैं वो इसमें राष्ट्रपति बनेंगे, और वो भी यदि नहीं है तो सीनियर सेकंड मोस्ट जज जो सुप्रीम कोर्ट के बनते हैं। स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया, जो एस्टीमेट कमेटी है उसको किसके कहने पे इसको स्थापना किया गया, तो जॉन मथाई। जॉन मथाई जो एस्टीमेट कमेटी, जानते हैं कि एस्टीमेट कमेटी क्या होता है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसमें टोटल क्या कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें सदस्यों की संख्या होती है जो 30 होती है। प्राक्कलन समिति, इसमें सदस्यों की संख्या क्या होती है, 30 होती है। 30 होती है जो लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, और ऐसा ही एक होता है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, अंडरटेकिंग कमेटी, और एक पब्लिक अकाउंट कमेटी होता है, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। लोक लेखा समिति जिसके सदस्य कितने होते हैं, 15 + 7 = 22, और इसमें 15 + 7 = 22। इसमें लोकसभा से और इधर राज्यसभा से। ठीक है, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। इसको कहा जाता है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। और इसको कहा जाता है सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो इस तरह से 3 प्रमुख वित्तीय संपत्ति समिति है जो बनाई गई है, और इसमें इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि जॉन मथाई के द्वारा इस तरह से स्वतंत्रता के बाद 1950 में यह अनुशंसा किया था कि चलो आप प्राक्कलन समिति का गठन किया जा सके। अगला है लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए होते हैं, तो इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है। 15 लोकसभा, राज्यसभा 15 + 7 होता है, 15 + 7। ठीक है, इसमें 1 वर्ष के लिए लोक लेखा समिति के सदस्य जो इसमें निर्वाचन करते हैं, और मुख्य रूप से सीएजी को इस तरह से गाइड करते हैं, आगे बढ़ाते रिपोर्ट किस तरह से बनाया जा सके, इसमें भी सहयोग करते हैं। दिए गए शब्द का संधि विच्छेद बताना है, तो हिंदी से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो तत् जोड़ मय, तत् जोड़ मय बराबर क्या, तन्मय हो जाएगा, तत् जोड़ मय तन्मय। आगे है गुलर का फूल होना, यानी मुहावरे का सही अर्थ चुनना है। तो गुलर का फूल मतलब ये क्या है, तो इस तरह से ए रेयर ऑब्जेक्ट, यानी कभी कभी ही दिखना, यानी दुर्लभ। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई गुलर का फूल देख ले तो वो अमर हो जाता है, और इसमें गुलर का फूल कोई देख नहीं पाता, क्योंकि गुलर का फूल है जो क्या, तो कह सकते दुर्लभ है, या तो दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो ये दुर्लभ वस्तु है। तो आजकल के पॉलिटिक्स में, राजनीति के क्षेत्र में नए नए माने इस तरह से ईमानदार व्यक्ति का दिख जाना बहुत ही मतलब रेयर होता है, दुर्लभ होता है, गुलर के फूल के समान होता है। अगला है कि समास का चयन करना है कि सुख दुख क्या होता है। जानते हैं कि जिसमें यह सुख और दुख, सुख दुख ये लग गया, सुख दुख, लोटा थारी, रोना धोना, तो सब सारे क्या है, तो सब द्वंद्व समास के एग्जाम्पल है। द्वंद्व समास के एग्जाम्पल है, द्वंद्व समास के, जिसमें संख्या बता दे वो द्विगु समास है। जैसे चौराहा हो गया, दुराहा हो गया, ये सब सारे क्या है, द्विगु समास हो गया। और बहुब्रीहि समास क्या होता है, तो बहुब्रीहि समास जिसमें एक पद, 2 पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद बाहर से आकर वो प्रधान हो जाता है, जैसे कि 10 हो आनंद जिसके 10 आनंद, यानी कि अर्थात रावण।
अगला है देयर हैपेंस टू बी नो स्मोकिंग विदाउट फायर। इसमें इसको सेंटेंस को निगेटिव दिया गया है, इसमें निगेटिव नो लग गया या नॉट लग गया तो निगेटिव है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि इसका क्या हो सकता है, whenever there is smoke there is fire, there is fire, there is fire। तो इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि whenever there is smoke there is fire, जहां भी आग लगेगा तो वहां तो धुआं उठेगा ही। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इसका ट्रांसलेशन करना है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो सकता है, तो महात्मा गांधी, ये देखिए सीधे कोई भी वर्ब नहीं है तो बोर्न इन, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे बाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात, ठीक है। और अगला है कि महात्मा गांधी बाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। महात्मा गांधी बाज बोर्न ऑन अक्टूबर 2 1869 इन पोरबंदर गुजरात। तो इसमें ये स्टेटमेंट सही दिया गया है, जो इसका क्या है ट्रांसलेशन है कि महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 2 1869 इन पोरबंदर गुजरात। तो ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है सरल करना, इसमें मैथ के कुछ क्वेश्चन है, इसको बताते हुए आप लोग चल सके, इसका कमेंट में बताते हुए आंसर चलेंगे। इसमें कुछ फार्मूला ज्यादा लगाना क्या है, a पर पावर m इंटू n होता है, तो इसका फार्मूला a पर पावर m प्लस n लगाकर यदि आप करेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन सी 16 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जैसे क्या है तो 2 पर पावर q इंटू 1.5 हो गया, ठीक है, इंटू 2 के स्क्वायर इंटू क्या है तो इस तरह 2.5 है, ठीक है। और इधर क्या है तो 2 के स्क्वायर, ये 3.5 है, ऊपर 3.5 है। तो इस तरह से इसको बनाया गया है। और इसका एक बार सही से क्वेश्चन लिख देते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। 8 टू द पावर 1.5, ठीक है। सॉरी सही से दिख नहीं रहा है। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन है इसका आपको ये a पर a टू द पावर m इंटू n, a पर पावर m प्लस n हो जाता है। इसको आप फार्मूला लगाकर इसको बना सकेंगे और इसका आंसर फिर लास्ट में 16 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें मैथ का कुछ क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके इसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो ये कमेंट बॉक्स में आपको बता रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं वही पॉपुलेशन के ऊपर है जो क्वेश्चन एक पूछा जाता है, कितना वृद्धि हुआ कितना घटा हुआ, तो इसमें आप इसको बना करके बता सकते हैं। ये पैटर्न में बताना है कि क्या हो जाएगा, तो इसका रीजनिंग का क्वेश्चन काफी इजी है। तो 7 छक्के करा, 7 छक्के 42 हो जाएगा, और 6 पचे 30, 42 और 30 में अंतर 12 हो जाएगा। उसी तरह से 8 सते 56 और 7 या 21, तो 6 में से गया 5, 5 में से 2 गया 3, 35 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें प्लस माइनस करके आपको बता देना है इसका आंसर क्या होगा। इजी है, काफी एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं इसमें संख्या के ऊपर है जो क्वेश्चन पूछा गया है, बता सकते हैं कितने इसमें इसके द्वारा कितनी संख्या लिखी गई है, तो ये बता सकते हैं आप लोग, एक बार बना लीजिएगा। अगला है कि हर्षचरित में यम चेट्टी का उल्लेख मिलता है। यम चेट्टी क्या होते थे, यम चेट्टी की बात करें तो ये रात्रि में पहरा देने वाली हर्षवर्धन के समय में जो चित्रकार होते थे, यानी बाण भट्ट के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया, जो हर्षवर्धन के बारे में उल्लेख किया गया, उसके शासनकाल में उसके सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी होती थी, पॉलिटिकल स्थिति कैसी होती थी, उसके बारे में बताया गया। इसमें यह बताया किस तरह से वो यहाँ पे हर्षचरित में यम चेट्टी का वर्णन किया गया। जो यम चेट्टी क्या होता था, तो यम चेट्टी होता था एक वीमेन हु स्टैंड एज ए गार्ड एट द नाइट, तो उसको यम चेट्टी कहा गया, यम चेट्टी उसको कहा गया, ठीक है।